नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 5 का वीडियो है जिसे कि आप देखने जा रहे हैं। इसमें हम इतिहास से ही शुरुआत करेंगे और इतिहास में अभी प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था। पीछे हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कवर की थी, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे वर्गीकरण, इतिहास का 3 मोटे भागों में वर्गीकरण और इससे संबंधित अलग अलग संस्कृतियां। स्रोतों के बारे में हमने शुरुआती वीडियो में ही देख लिया था, तो स्रोत से हमें जो सूचनाएं मिली हैं उसमें हम ये देखते हैं कि प्राग इतिहास, ये जो समय है मतलब इतिहास का पहला वर्गीकरण, इसमें पाषाण काल को हम रख सकते हैं। पाषाण काल जिसमें कि पत्थरों का ही इस्तेमाल होता था, पत्थर ही जीवन शैली का मुख्य हिस्सा थे। इसके बाद नंबर आता है आद्य इतिहास का। आद्य मतलब खुद ही होता है प्राचीन, प्राचीन या शुरुआती भी आप कह सकते हैं। तो ये शुरुआती इतिहास है जो कि प्राग इतिहास से नया है, लेकिन बाकी जो तत्कालीन इतिहास हमारा है उससे पुराना है। सैंधो सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसी श्रेणी में आते हैं, मतलब आद्य इतिहास की ही कैटेगरी में उनको डाला गया है। ऐतिहासिक काल जब हम देखते हैं तो यहाँ से लिखित ब्यौरा हमें मिलने लगता है और ये है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय यानी 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था और यही बाकी जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी राज्य, जनपद इत्यादि थे, उन पर शासन किया करते थे। और हर्यक वंश का शासन और मगध ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद के तौर पर सामने आता है। उससे पीछे का अगर आप देखें तो काशी महाजनपद, लेकिन उसका इतिहास वैसा साक्ष्य हमें मिल नहीं पाता। तो कुल मिलाकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। अब निम्न पूर्व पाषाण युग के उपकरण जो हैं, निम्न पूर्व पाषाण युग, इसके जो उपकरण हैं इन्हें 2 भागों में बांटकर हम देखते हैं। एक तो चॉपर चॉपिंग है और दूसरा एलुशियन है। देखिए, चॉपर चॉपिंग जो है उसको हम पेबल कल्चर भी कहते हैं, पेबल संस्कृति। और जो एलुशियन है उसके लिए हम हैंड एक्स और क्लीवर कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस तरह के भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब चॉपर चॉपिंग के साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहले ये सोहन नदी की घाटी में मिले थे और इस वजह से इन्हें सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ये स्थान के नाम पर रखा जाता है। जैसे आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मूल रूप से, और ऐसे देखा जाए तो एक भारतीय सभ्यता का स्वरूप वो दिखाई देता है, क्योंकि सिर्फ सिंधु घाटी क्षेत्र तक वो सीमित नहीं थी, बाकी भारत के अलग अलग हिस्सों में भी उसके साक्ष्य मिले। तो ये भारतीय सभ्यता मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता क्यों कही जाती है? क्योंकि हड़प्पा से ही उसकी शुरुआत, वहीं से खोजने और खोदने की शुरुआत हुई थी। पहले ईंटें वहीं से निकलनी शुरू होती है तो लोग वहां से सर्च करते हैं और उन्हें मिलता है। और जो एलुशियन संस्कृति है उसको हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो हस्त कुठार था उसका प्रचलन दिखाई देता है, तो उस आधार पर इस संस्कृति का नाम रख दिया गया। हैंड एक्स की अगर हम बात शुरू करते हैं तो इसमें ये जानना आवश्यक हो गया है कि ये कहाँ से मिली थी। तो हैंड एक्स 28 सितंबर 1864 यानी आज से काफी समय पहले प्रोफेसर किंग को मद्रास के वद मदुरै नाम की जो जगह है और अतिरम्पक्कम, इन 2 जगहों से प्राप्त हुई थी। चूंकि हैंड एक्स सबसे पहले मद्रास से मिली थी इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति से भी जोड़कर देखा जाता है। और इस संस्कृति में और भी चीजें मिलती हैं, सिर्फ हैंड एक्स नहीं मिला, उसके अलावा क्लीवर, स्क्रैपर और क्रोड जैसे जो औजार हैं ये सब प्राप्त हुए। भारत में प्राग इतिहास के जनक ये भूतत्व सर्वेक्षक यानी जियोलॉजिस्ट हैं असल में, और इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्हें कहा जाता है। इन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने शोध किया था। उपकरण के आधार पर अगर देखें तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 13 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम में, ये मद्रास की पल्लवरम नाम की जगह, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पाषाण युग के पहले उपकरण को पाया जो कि क्वार्टजाइट से बना हुआ था। क्वार्टजाइट का मतलब समझ रहे हैं, स्फटिक से बना हुआ था। स्फटिक एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि आमतौर पर पारदर्शी होता है। बेलन नदी घाटी जो कि टोन्स की सहयोगी है, टोन्स नदी जो है उसकी सहायिका का नाम है बेलन, और बेलन नदी की जो घाटी है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से इसका पूरा विस्तार गुजरता है। नदी घाटी किसी एक जिले तक सीमित नहीं रहती है, वो कई सारे जिलों को कवर करती है, लेकिन जहां से हमें काम है वो सोनभद्र जिला है। वहां से निकलकर मिर्जापुर जिले तक होते हुए ये इलाहाबाद जिले तक आती है और टोन्स नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये तो इसका पूरा एक्सटेंशन है, मतलब विस्तार है कि बेलन नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है। सोनभद्र से निकलकर ये मिर्जापुर और मिर्जापुर से फिर प्रयागराज तक अपना काम समाप्त करती है। अब ये जो पूरा नदी घाटी क्षेत्र है 3 जिलों में फैला हुआ विस्तृत,
इसमें पुरातात्विक खोजें काफ़ी भर भर कर हुई हैं बड़े पैमाने पर, और इसे प्रागैतिहासिक काल की टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। वजह यह है कि इससे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे आप अपनी नींव मजबूत करने के लिए अपनी जानकारी को एक बेस देने के लिए पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं। जीएस को वहीं से पढ़ना शुरू करना चाहिए। ये आपसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर एकदम सरल भाषा में खोल खोल कर एक एक चीज़ को समझाया गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एनसीईआरटीज, तो इसीलिए यहाँ भी आप देखें कि ये प्रागैतिहासिक काल की एनसीईआरटीज है। बेलन नदी घाटी को तो हमने देख लिया। अब देखिए उपकरणों के अलावा बेलन नदी का जो लोहंदा नाला क्षेत्र है, अभी बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। लोहंदा नाला क्षेत्र इस काल में जो अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा का वर्णन प्राप्त होता है उसके बारे में प्रसिद्ध है। मतलब हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है। और कौशाम्बी जो संग्रहालय है, ये कौशाम्ब लिखा हुआ है ना, तो ये कौशाम्बी होगा। ये कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई। यहाँ कई तरह के उपकरण भी मिले हैं क्वार्टजाइट पत्थरों से बने हुए। सिहावल नाम की जगह है मध्य प्रदेश में। ये स्थान का नाम जब भी आप देखें तो उसमें लोकेशन उसकी जान लीजिए कि वो कहाँ पर है, किस प्रदेश में है या कहाँ पर है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का ये पूरा स्थल है, मतलब इस समय के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। संघाओ गुफा ये निम्न पुरा पाषाण काल से ये भी संबंधित है। अब पुरा पाषाण काल में चलते हैं, यानी पैलियोलिथिक एज को एक बार देखते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ पर है सिंधी तालाब। वहाँ से केवल पूर्व पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर प्राप्त हुए। और पुरापाषाण कालीन स्थल अगर देखा जाए तो ये पूरे समग्र भारत में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ये ना मिले, ये छिटपुट पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं। तो गंगा नदी और सिंधु नदी, इनके चारों ओर आबादी का संकेंद्रण ज्यादा था ऐसा मालूम होता है। और नदी घाटियों के चारों ओर होता भी है, क्योंकि उपजाऊ मैदान होते हैं तो वहाँ वो अन्न उपजा सकते हैं और यातायात की सुविधा होती है। कुल मिलाकर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। अब यहाँ और देखिए, पुरापाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से भी प्राप्त हुए हैं, यानी जो पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान वाला। दक्षिण भारत से भी प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं बहुत सारी जगहों का, इसमें से ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में है। पलवाय, उतनूर और पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मस्की को आपने अशोक के संदर्भ में देखा था। तो ये राख के टीले यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और राख के टीले से बहुत सारी सूचनाएं, मतलब ऐसा नहीं कि राख के टीलों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, उसमें खुदाई की गई तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। डोलमेंस का क्या मतलब होता है ये आप जाने। यहाँ पर डोलमेंस का तात्पर्य होता है गड़े हुए मुर्दे या फिर उनसे संबंधित समाधियां। मतलब मुर्दों को गाड़ा हुआ हो सकता है, एक टीले के तौर पे उसमें संरचना दिखाई दे सकती है, या फिर उन्हें समाधियां, आंशिक या पूर्ण समाधि दी जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, शव का दाह करके और उसके जो अवशेष हैं उनको जमीन में ऐसे दबा दिया जाता है, तो वो भी समाधि कहलाती है। तो उस तरीके का भी हो सकता है। डोलोमेंस का मतलब यही, इसे डोलमेंस या डोलोमेंस दोनों कहा जा सकता है। पुरापाषाणकालीन मानव ये कैसा था? तो पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन अपना बसर करता था। वे सामान्य तौर पर शिकार करते थे और उसी पर निर्भर रहते थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो मांसाहारी थे, मांस खाते थे, और आग के बारे में नहीं जानते थे तो कच्चा मांस खाते थे। और उसके साथ साथ जब शिकार नहीं मिलता था तो ये पत्तियां, कंदमूल, इस तरह की चीज़ें, और ज़मीन खोदने के लिए भी ये पत्थर का इस्तेमाल करते थे। जड़ों को खोदकर उसमें से जो एडिबल रूट्स होती थी, यानी खाने योग्य जड़ें होती थी, उनका सेवन करते थे। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे तो कच्चा मांस खाते थे, वो आप देख ही रहे हैं। इस युग का मनुष्य जो था वो खाद्य संग्राहक था, फूड कलेक्टर था, यानी घूम घूम कर वो कलेक्शन करता था फूड का और उसी को खाने का काम करता था। अनाज उपजाने की कला इसे नहीं मालूम थी। और शिकारी था ही, जो जीव इसे अपने काम का मिला उसका शिकार कर लिया, कभी कभी शिकार बन भी जाता था। इस काल के मनुष्य को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। इस काल में तापमान में बहुत ज्यादा कमी आती है। पृथ्वी भी अपने हिसाब से अपनी संरचना को बैलेंस करती रहती है, तो टेम्परेचर हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जैसे इस समय हम गर्मी से परेशान हैं, तो उसी तरह से उस समय टेम्परेचर में कमी आ रही थी। और महाराष्ट्र में नेवासा के निकट मध्य पुरापाषाण काल के उद्योग और निवास के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पे जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, इस तरह के जो पत्थर हैं नए नए प्रकार के, वो इस्तेमाल होने लगे थे। तो समय बदलने के साथ साथ नई चीजों के बारे में इंसान जानता है और उनको अपने इस्तेमाल में ले आता है। अब देखिए, इस समय उद्योग क्या होता था? तो मुख्य रूप से शुल्क से बनी हुई, ये शुल्क नहीं है असल में, शल्क है, ठीक है, शल्क से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल होता था। और इस समय के मुख्य औजार कौन कौन से थे ये ध्यान दीजिएगा। इसमें फलक वाले, जैसे चाकू है तो चाकू में आप जो काटने वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं जो धारदार होता है उसको फलक कहा जाता है। तो उस तरह के धारदार फलक, और वेदनी जिससे कि वेधा जा सके, छेदनी जिससे कि छेद बनाया जा सके और जिससे खरोचा जा सके, ऐसी खुरचनी जैसे औजार इस्तेमाल होते थे।
और इन सब का प्रयोग कैसे होता था? जानवर को मारते थे तो उतना ही पर्याप्त नहीं था, जानवर को बेधनी या छेदनी से मार दिया कोच कर, और उसके बाद उसकी खाल उतारने का काम होता था, तो उसमें मांस को खुरच कर अलग करना होता था, तो खुरचनी का प्रयोग करते थे, जैसे आजकल छिलनी होती है। फलकों की बहुत ज्यादा अधिकता है, फलक बहुत ज्यादा पाए गए हैं, शिकार करने के उद्देश्य से ये ज्यादा काम आते थे, तो इसीलिए इस समय को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, उसकी भी संज्ञा दी गई। अब यहाँ लेवा लेवा तकनीक के बारे में कहा गया है, और ये लेवा लेवा तकनीक जो है इसमें फलक उपकरण बनाए जाते हैं, और इस तरह के उपकरण प्लीस्टोसीन भूगर्भीय युग की काफी बड़ी विशेषता है, ये हम जानते हैं। भारत में मनुष्य का सबसे पहला साक्ष्य ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिलता है, और मानव जैसे प्राणी यानी आरंभिक मनुष्य जिन्हें आप कह सकते हैं, जिनसे कि मनुष्य आज का जो मनुष्य है वो विकसित हुआ है, उन्हें होमोनिड कहा गया। और भारतीय उपमहाद्वीप के हथनोरा स्थल से, यह हथनोरा नाम की जो जगह है, यहाँ से सबसे पहले होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई। हथनोरा का मानव सम जीवाश्म जो है वो होमो इरेक्ट्स का है। अब इसमें होमोसेपियंस तो आज का मनुष्य है ना, बुद्धिमान मानव, लेकिन ये किसका वंशज है ये जानना आवश्यक है। तो शुरुआत यहाँ से हुई। होमिनिड तो हमने कॉमन तौर पे कह दिया, लेकिन मूल रूप से ये होमो इरेक्ट्स का मानव सम जीवाश्म है, यानी मानव जैसा दिखने वाला जीवाश्म है, जो कि हथनोरा से प्राप्त हुआ है, और इसकी खोज हुई थी 1982 में। हथनोरा का मानव सम जीवाश्म जो है वो होमो इरेक्ट्स है। अच्छा, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, वहां पर एक प्रसिद्ध पुरास्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़। इसका नाम आपने सुना होगा, लेकिन लोकेशन जानते रहिए, बलूचिस्तान वाला हिस्सा है। यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर, ध्यान से देखिएगा, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ मनुष्य की आबादी बहुत लंबे समय से रहती आ रही थी। और पालतू भैंस का भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। अतिरम्पक्कम ये जगह तमिलनाडु में है। पुरा पाषाणकालीन स्थल पर एलुशियन औजारों के साथ साथ पशु पद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है। मतलब जानवर जो थे उस समय झुंड में पाए जाते थे, या लोग झुंड में जानवरों का पालन करते थे, लेकिन ये पशुपालन का साक्ष्य बाद का है। पैसरा नाम की जगह बिहार में है, और यहाँ से झोपड़ियों के साक्ष्य मिले, यानी झोपड़ी बनाकर इंसान को रहने आ गया था। तो ये बाद वाली स्थिति है, शुरुआती नहीं है। पैसरा पाषाण युग का पूरा स्थल है, लेकिन झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ ये बाद वाला ही समय है, क्योंकि पहले तो गुफा मानव हुआ करता था, जो कि गुफाओं में रहता था या इस तरह की खुली जगहों पर रहता था। और इसकी खोज विदुला जायसवाल ने की थी, और ये 1947 की बात। मध्य पाषाण काल को देखिए, मेसोलिथिक एज जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। मेसोस का मतलब होता है मध्य, और लिथ का मतलब पीछे भी आपको बताया था, पर ये पत्थर से तात्पर्य होता है। अब यहाँ पर पाषाण और मध्य को आपने जोड़ा तो मध्य पाषाण। कुल मिलाकर ये नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के बीच की ट्रांजिशन स्टेट है। मतलब इसमें दोनों के ही कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। मनुष्य अभी पुरानी गतिविधियों को छोड़कर नई चीजों को अपना रहा था, नई चीजों को सीख रहा था, लेकिन पूरी तरह से उसमें नवोन्मेषी प्रक्रियाएं चालू नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो एकदम नए जमाने का हो गया था, तो परिवर्तन जारी था, और ये परिवर्तन का दौर है। इसे अनुपुरा पाषाण काल भी कहा जाता है, यानी एपीपैलियोलिथिक एज कहा जाता है, या अर्ली और प्रोटो नियोलिथिक एज भी कह सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी इसकी यहाँ पे संभावनाएं हैं। संक्रमण काल कहते ही है, ट्रांजिशनल फेज। अब यहाँ आप देखें कि मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है 1867 में पहली बार, और सीएल कार्लाइल ये जो इतिहासकार हैं, इन्होंने विंध्य क्षेत्र में एक पाषाण उपकरण खोजा था, जो कि लघु पाषाण उपकरण था। साथ में मनुष्य के अस्थि पंजर, ये सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं, उससे पीछे वाले नहीं प्राप्त होते। सूक्ष्माश्म, सूक्ष्माश्म का मतलब क्या? छोटे छोटे पत्थर। अश्म मतलब होता है पत्थर, सूक्ष्म मतलब छोटा। तो छोटे छोटे पत्थर ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मोटे तौर पे आप ऐसे समझिए कि किसी चीज का जब आप इस्तेमाल करना एकदम शुरुआती दौर में सीखते हैं, तो आपके अंदर उतना सुघड़ता नहीं होती है, उतनी बारीकी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, कार चलाना सीख रहे हैं, और ड्राइविंग स्कूल से आपने अपना ट्रेनिंग लिया, तो शुरुआत में आप कच्चे होते हैं, तो एकदम से जो भीड़ भाड़ से रहित सड़कें होती हैं, खाली सड़कें होती हैं, वहां पर पहले अपना ट्रायल लेते हैं, क्योंकि आप ऐसी भीड़ भाड़ ट्रैफिक में जाएंगे तो भिड़ जाएंगे। बाद में धीरे धीरे आपका हाथ साफ होने लगता है और आप एक कुशल ड्राइवर बन जाते हैं। तो वही चीज मनुष्य के साथ भी थी, वो सीख रहा था, जीवन शैली के नए नए तरीके सीख रहा था। तो उसमें भद्दापन और अनगढ़पना जो था वो शुरुआती दौर में यानी पूरा पाषाण काल में दिखता है। अब धीरे धीरे करके उसकी सारी चीजों में बारीकी सुघड़ता आने लगती है। जो औजार पहले भद्दे बेडौल ऐसे बिना सूल साल के होते थे, तो अब सुघड़ होने लगे थे, मतलब आकार में छोटे और ज्यादा तेज, जिनसे कि बारीकी से शिकार किया जा सके, तो ऐसे होने लगे थे। वही चीज यहाँ दी हुई है। अच्छा, लंगनाज में 14 मानव कंकाल मिले हैं। लंगनाज गुजरात में है जगह, आप देखिए। और मध्य पाषाण कालीन स्थल है महदहा, ये महदहा प्रतापगढ़ में पड़ेगा, जो कि इलाहाबाद का पड़ोसी जिला है।
मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, और यहाँ से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक किताब लिखी गई है और किताब का नाम है पुरातत्व विमर्श। अब ये जो पुरातत्व विमर्श नाम की बुक है, इसमें महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा, ये जो 3 जगह हैं ना, इनके नाम आपने हजारों बार देखे होंगे। तो तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण, आभूषण, इन सब के पाए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। लोग आभूषण भी पहनते थे और आभूषण में वो जानवरों के दांत, सींग या हड्डियों का इस्तेमाल कर लेते थे। दमदमा से अभी और भी कुछ चीजें मिली हैं। 41 मानव शवाधान मिले हैं और मृग श्रृंग के मतलब मृग के सींग के, असल में श्रृंग मतलब सींग होता है, तो उसके छल्लों की माला के भी प्रमाण मिले। मतलब वो सींग को काटते थे बारीक हिस्सों में और उसके छल्ले को गले में माला की तरह से पहनते थे। शिकार करते थे, फिर हिरण का मांस तो खा लिया, उसकी हड्डी और सींग का क्या करना है, तो उससे अपना सजावटी सामान बनाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करते थे। तो वो सब जो सामान है यानी प्रमाण है वो मिला हुआ है। अब 41 मानव शवाधान मिले हैं दमदमा से। दमदमा है कहाँ पे, तो ये भी प्रतापगढ़ जिले से ही संबंधित मध्य पाषाण कालीन स्थल है। सराय नाहर राय से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें कि 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया है। अब 4 जने को एक साथ दफनाने का क्या औचित्य हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? चारों की मृत्यु लगभग एक ही समय पर या आसपास ही हुई होगी, तभी ने एक साथ दफनाया गया। तो ये भी हो सकता है कि किसी महामारी का शिकार होकर वो इस तरह से मरे हों, ये संभावना, मतलब एक ही बीमारी से ग्रस्त होकर चारों मर गए, फिर चारों को खोद कर एक ही जगह गाड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब कयास है, सिर्फ कोई बताने वाला नहीं है। देखिए प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन जो दमदमा नाम का स्थल है, वहां से हाथी दांत का लटकन और हड्डियों से बने हुए अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। लटकन का मतलब समझ रहे हैं? लटकन का मतलब यहाँ पर खूंटी से तात्पर्य है। जैसे आप कपड़ा टांगने के लिए खूंटी का इस्तेमाल करते हैं ना, दीवारों में लगी रहती है, उस पर आप, आजकल तो हैंगर का जमाना है, या आप अपनी जो वार्डरोब होती है उसमें लगाते हैं, लेकिन पहले के समय में दीवार पे खूंटियां होती थी लकड़ी की मोटी मोटी, और उसी में लोग टांगने का काम करते थे। तो वैसा हाथी दांत का अकुसा बना हुआ मिला है। हाथी का दांत वैसे भी मुड़ा हुआ होता है, तो उससे ये काम करते थे। और देखिए पशुपालन की शुरुआत ये मध्य पाषाण काल से ही होती है। मनुष्य ने अब पशुओं को सिर्फ मार कर खाना नहीं सीखा, बल्कि पालतू बनाना भी शुरू किया। उसने देखा कि कुछ जानवर ऐसे हैं, सब नहीं, कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें कि डोमेस्टिकेटेड किया जा सकता है, यानी उन्हें पालतू बनाया जा सकता है। और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं भारत में आदमगढ़ से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश की ये लोकेशन है। इसके साथ बागोर से भी ये सूचनाएं मिलती हैं, भीलवाड़ा राजस्थान। इन दोनों जगहों से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो 2 जगहों को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफाओं की चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हुए हैं और ये गुफाएं जो है इनमें चित्रकला के बेजोड़ नमूने दिखाई देते हैं। मतलब उस समय का मनुष्य भी चित्रकारी किया करता था, भले ही बहुत सधी हुई चित्रकारी नहीं थी, लेकिन उससे बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। बागोर की अगर बात की जाए तो भारत का ये विशालतम मध्य पाषाणकालीन स्थल है। वास क्षेत्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, निवास स्थान, और ये राजस्थान में स्थित है, ये तो आप जानते ही हैं। अब कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाया ये जानना आवश्यक है। तो बैल, भेड़, बकरी, सुअर, ये सब करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू रहे हैं, यानी एक लंबे समय से, हजारों सालों से मनुष्य इन्हें पालता आया है और इनसे मांस, दूध ये सब प्राप्त करता रहा है। अब 1968 से लेकर 1970 का जो पूरा समय था, इसमें वीएन मिश्रा के द्वारा काफी खुदाई की जाती है और उससे नई नई चीजें सामने आती हैं। कुछ चीजें जो सामने आई थी उसमें से महदहा, ये पट्टी प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो यहाँ जब खुदाई हुई तो यहाँ से बूचड़ खाना भी मिला, यानी पशुओं को सिर्फ पालते नहीं थे, बल्कि जो लाचार हो जाने वाले पशु थे या फिर ऐसे पशु जिनसे कि मांस प्राप्त किया जा सकता है, उनको सामूहिक रूप से काटने के लिए एक बूचड़ खाना होता था, यानी स्लाटर हाउस होता था। यहाँ तक तो हमने बात की ट्रांजिशनल फेज की, लेकिन अब इसके बाद जो नया जमाना था उस पाषाण युग में, तो वो था नवपाषाण काल। यहाँ पर आते आते इंसान थोड़ा एडवांस हो जाता है, और एडवांस होता है तो वो क्या करता है और कैसे करता है वो हम देखेंगे। ले मेजुरायर ने 1860 में उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है यानी प्रयागराज है, वहां पर टोंस नदी की घाटी है, तो आप जानते ही हैं, तो वहां से पालिशदार शेल्ट प्राप्त किया था। ये जो शेल्ट था इस पे क्या था, पॉलिश्ड किया हुआ था, यानी पॉलिश करने की और रगड़ कर उसे साफ करने की जानकारी इंसान के पास थी। नवपाषाण काल की खोज ये घिसाईदार, चोंचदार, पॉलिशदार औजारों के उपयोग के तौर पे की जाती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे पॉलिश और चोंच बताने का क्या मतलब है। चोंच का मतलब नुकीलापन, जैसे पक्षी की चोंच होती है ना ऐसे नुकीली, तो वैसे ही नुकीले औजार होते थे, इनकी मारक क्षमता ज्यादा होती थी। भद्दे पेडौल औजार से आप किसी को पीट सकते हैं, लेकिन जान से मारने के लिए धारदार हथियार चाहिए होगा, ठीक है। तो धारदार ये होते थे और इनके ऊपर पॉलिश किया हुआ होता था, तो जल्दी ये खराब नहीं होते थे। इन्हें घिस के तीक्ष्ण बनाया जाता था।
ये सब नवपाषाण काल से मिला है और उस समय तक इंसान जो है वो अच्छी चीजें बनाना सीख गया था। वर्तमान काल से अगर हम पीछे का समय देखें, पीछे के पन्ने उल्टे, तो करीब 80,000 से 1 लाख साल पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष ये बोर्नियो की गुफा से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे पूरी दुनिया के संदर्भ में बात हो रही है। महगढ़ा ये नवपाषाण कालीन स्थल है और ये आपका विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर दूर ये स्थित है। वही महदहा की बात हो रही है। अब देखिए, राख के टीले दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। राख के टीले ये साउथ इंडिया में खूब मिले और इनका संबंध किससे है? जो नियोलिथिक एरा थी उससे है, यानी नवपाषाण काल से। प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक साक्ष्य आंध्र प्रदेश से मिला है, कुर्नूल जिले से, और बिलासुर ग्राम से ये प्राप्त हुआ है। मतलब कुर्नूल जिले में एक जगह है, गांव क्षेत्र है बिलासुर ग्राम, वहां से मिला है। विश्व के संदर्भ में अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो जब से साक्ष्य मिलता है तभी से हम यकीन करते हैं कि ये उतना ही पुराना हो सकता है। ये 9000 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जाती है। संभव है कि थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन एक मोटा क्लासिफिकेशन जो है उसमें 9000 साल पहले से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत में कब से मानी जाती है? ये 4000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। ठीक है, भारत में ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें नवपाषाण कालीन जो शब्द है, ये नवपाषाण जो शब्द है असल में इसका इस्तेमाल सबसे पहले जॉन लुबाक के द्वारा किया गया था और उनकी किताब का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। उसमें इन्होंने लिखा था। गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्र संस्कृति जो है उसके लिए अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ तक मनुष्य खेती करना सीख गया था और वो अन्न उपजाने लगा था। मतलब एक किसान की हैसियत उसकी बनने लगी थी। जब खेती करेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसे टिक कर रहना पड़ेगा, क्योंकि फसल बोएगा तो कम से कम उसके पकने तक और कटने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो उतने समय तक उसे रहने के लिए वहां आवास चाहिए होने लगा। तो इसके लिए वो झोपड़ियों का निर्माण करता था या अस्थायी अपने आवास बनाता था। फिर धीरे धीरे मनुष्य ऐसे ही स्थिर होकर बसने लगे, पशु पालने लगे, खेती करने लगे। तो ये सारा अब ये नवपाषाणिक संस्कृति में एक क्रांति की तरह से था, रिवॉल्यूशन था। तो उसका इस्तेमाल ये चाइल्ड मतलब गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा किया गया। और गॉर्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। ये अमेरिकन या ब्रिटिश नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, ध्यान दीजिएगा। लोहे को इन्होंने जनतांत्रिक धातु कहा है। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर, ये सब नवपाषाण युग से संबंधित है। ऐसा नहीं था कि यहाँ तक आते आते पत्थर का प्रयोग कम हो गया था, होता था, लेकिन पत्थर के औजार काफी सधे हुए होते थे। मेहरगढ़, यहाँ फिर हम लोग लौट आते हैं। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये तो आप जान ही गए हैं। आखेट संग्राहक से पशुपालन और स्थायी कृषि में रूपांतरण के विभिन्न चरणों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। मतलब मेहरगढ़ से हमें एकदम शुरुआती साक्ष्य भी मिलता है, जब मनुष्य घूम घूम कर खाना जुटाता था, दाने इकट्ठे करता था, कंदमूल फल इकट्ठे करता था, शिकार करता था, अभी आग के बारे में जानता ही नहीं था। वहां से लेकर वो बीज बोने लगा, अनाज उपजाने लगा, पशु पालने लगा, वहां तक के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। यानी ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। अलचिन दंपति और बीके थापर जो है, ये दो जने नहीं बल्कि 3 जने, क्योंकि दंपति हैं तो पत्नी और पति, और उसके अलावा बीके थापर नाम के जो इतिहासकार हैं, इन्होंने उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के उद्भव में चीन की नवपाषाणिक संस्कृतियों का प्रभाव स्वीकार किया है। यानी चीन हमारा पीछा तब भी कर रहा था। सबसे पहले खाद्यान्नों का उत्पादन ये नवपाषाण काल में शुरू होता है, क्योंकि खेती करना तभी शुरू हुआ था ना, और गेहूं की कृषि प्रारंभ होती है, गेहूं उगाने का काम शुरू होता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य का जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर यानी मगहर जिले से प्राप्त होता है। वहां है लहुरा देव नाम की जगह। ठीक है, लहुरा देव नाम की जगह है। ये एकदम लेटेस्ट वाली खोज है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के इस स्थान के बारे में ऐसी सूचनाएं लोगों के पास नहीं थी। ये रिसर्च जब आगे बढ़ती है तो हमें अपनी पिछली गलतियों का एहसास होता है। और यहां से हमें 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच के चावल उगाने के साक्ष्य मिले। और इस नवीन खोज से पहले, अब देखिए, इससे पहले किसको मानते थे? इससे पहले हम ये मानते थे कि सबसे पुराना जो कृषि का साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है और प्राचीनतम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिवा से, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब वो जितनी भी पीछे के कयास थे वो धरे के धरे रह गए। दक्षिण एशिया में बलूचिस्तान में सबसे प्राचीन गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है। ये अभी तक बना हुआ है। अब चीन की सभ्यता का प्रभाव हमने देखा था। यहाँ पे यांगजी नदी की जो घाटी क्षेत्र है वहां से 7000 ईसा पूर्व चावल उगाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मक्का का पहला साक्ष्य मैक्सिको में मिलता है और बाजरा का मिलता है चीन में। सोरगम का मिलता है पूर्वी अफ्रीका में। राई उगाने का साक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया में ही मिलता है और जौ उगाने का सबसे पहला प्रमाण मिलता है यूरोप से। तो अलग अलग अनाजों को जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपजाया गया। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया में इंसान ने खेती करना शुरू किया और ये शुरुआत थी नवपाषाण काल की।
मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया ऐसा साक्ष्य मिलता है बुर्जहोम से, और ये जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। और इस पुरास्थल की खोज करने वाले डी टेरा और पीटरसन नाम के इतिहासकार थे। ये 1935 में खोजा गया था। इसके बारे में आप देखें तो आप पढ़ते हैं ना कि मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो अब इसका क्या मतलब है कि इंसान और कुत्ते साथ में मर गए और उन्हें साथ में दफन कर दिया गया? नहीं, आदमी मरा और उसके साथ उसके पालतू पशु को उसके साथ जिंदा दफन कर दिया गया, मतलब जमीन में जीते जी गाड़ दिया गया। सोचिए कितनी नृशंस स्थिति है। लेकिन उस समय के लोगों का ऐसा अंधविश्वास था कि वो पशु जो है वो आगे जो परालोक है, मतलब किसी दूसरी दुनिया की वहां पे कल्पना रहती थी कि वहां स्वर्ग का रास्ता दिखाएगा और उसको सपोर्ट करेगा, ऐसी अवधारणा। तो जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म में लोग यकीन करते थे, इसका ये भी मतलब। ठीक, कुत्ते को आदमी का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है और निश्चित रूप से वो एक प्योर सोल होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे उन्हें इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद आप देखें कि गुफ कराल नाम की जगह जो है वो कश्मीर में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है, जैसे बुर्जहोम को आपने देखा था। और गुफ कराल का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर कराल शब्द जो है उसका मतलब कोई खतरनाक चीज से नहीं है। काल कराल आप पढ़ते हैं तो उसमें खतरनाक काल और यमराज की बात आती है, वैसा नहीं। कराल का मतलब कुलाल से है, ये बिगड़ा हुआ शब्द है। कुलाल का मतलब कुम्हार, कुम्हार की गुफा। तो गुफ कराल मतलब कुम्हार की गुफा, इसको ये कहा जाता है। स्थानीय भाषा के आधार पर रूपांतरण किया गया है। चिरांद कहाँ पर है? तो चिरांद सारण जिले में पड़ता है, यानी बिहार में पड़ता है। यहाँ आप देखें बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद चिरांद से ही सबसे ज्यादा मात्रा में नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, और हड्डी के बने तो अनेकों उपकरण मिले। नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले, ये कर्नाटक, ज्यादातर राख के टीले दक्षिण भारत में मिले हैं। तो कर्नाटक में मैसूरू के पास जो बेल्लारी जिला है वहां पर संगन कल्लू नाम का एक स्थान है, संगन कल्लू नाम का स्थान, लोकेशन आप देखें तो वहां से प्राप्त हुए हैं। और पिकली हल से भी राख के टीले मिले हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। राख के टीले मिलने का मतलब ये ना कि आग जलाकर वहां पर कुछ न कुछ काम किया करते थे, या अग्निकांड हुआ था, ऐसा भी जो साक्ष्य है वो कहीं कहीं दिखाई देता है। क्योंकि आग जब जलाएंगे तो दुर्घटनाएं होने की भी संभावना उतनी ही है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल हुआ था, और ताम्र पाषाणिक शब्द का मतलब ही यही है कि तांबा और पाषाण दोनों को मिलाकर एक साथ इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि धातु जो है वो पत्थर की तुलना में आसानी से तराशी जा सकती है और उससे तीखे औजार डेवलप किए जा सकते हैं। तो तांबे और पत्थर को मिलाकर इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसीलिए ये ताम्र पाषाणिक समय था। अब इसमें ये बात है कि ताम्र युग की जो बस्तियां हैं, मतलब इस समय के जो बसावटें थी या नगर नियोजन था, उसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत से हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई है। इसमें एक आहाड़ है और दूसरा गिलुंद है, और ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती था। ताम्रवती से बिगड़ा हुआ ये शब्द है ताम्बवती, यानी तांबे वाली जगह, यहाँ से तांबा मिलता था। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी हुई है, और कहीं कहीं तो पक्की ईंटें लगी हुई है, यानी ईंट को पकाने का भी सहूर लोगों के पास था। गिलुंद से तांबे के टुकड़े मिले हैं, तो इससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ तांबे का प्रचुर इस्तेमाल होता था। भारत की मुख्य ताम्र युगीन संस्कृतियों का अगर हम कालानुक्रम देखें तो उसमें कायथा पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद फिर आहाड़, फिर मालवा और अंत में जोरवे। कायथा नाम की जगह उज्जैन में है। इसकी लोकेशन आप देखिए तो ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा, उज्जैन में। आहाड़ की लोकेशन है राजस्थान में, उदयपुर जिला। मालवा भी मध्य प्रदेश का ही है, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। जोरवे कल्चर जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, विशेष रूप से अहमदनगर वाला एरिया। और ताम्रपाषाण कालीन जो समय था उसमें वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति ये आहाड़ स्थल से हुई है, यानी आहाड़ से हमें ये जो गर्त गृह हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। जबकि आहाड़, गिलुंद और मरमी, इसके अतिरिक्त बालाथल, ये सब राजस्थान में स्थित मुख्य ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। यहाँ से भी हमें ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आ जाइए, यहाँ पर मालवा, कायथा, एरण और नवादा टोली, ये सब महत्वपूर्ण स्थल है। नवादा टोली के बारे में कुछ और देखिए। मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रयुगीन स्थल यह है जो कि इंदौर के पास में है, और इसका उत्खनन कराने वाले व्यक्ति थे HD सांकलिया। इन्होंने इसे खुदवाया था। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो पुरास्थल है उसमें आपने जोरवे को देखा था, उसके अलावा नेवासा, दैमाबाद है, ये सब अहमदनगर जिले में पड़ते हैं। पुणे जिले में अगर आप जाएं तो वहां पे चंदोली नाम की जगह है। ध्यान दीजिएगा, यूपी में भी एक चंदौली है, ये चंदोली है, तो ये महाराष्ट्र वाला है। पुणे का ये चंदोली है। इसके अलावा सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक सब महाराष्ट्र के पुरास्थल हैं। और ये सभी जितने भी पुरास्थलों के नाम आपने देखे ये सब जोरवे कल्चर से संबंधित है, क्योंकि सबसे पहले जोरवे में ही खोजा गया, तो इसके आधार पर नाम रख दिया गया। अब जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है जो कि गोदावरी के पास में है। दैमाबाद इसमें सबसे बड़े साइज का है। नेवासा से हमें जूट की खेती का साक्ष्य मिला है। पटसन यानी जूट की बात हो रही।
महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर, अब मृतकों को कैसे अस्थि कलश में रख सकते हैं? कोई मरे हुए इंसान को हम एक छोटे से मटके में कैसे डाल सकते हैं? संभव नहीं है। उसका पहले दाह संस्कार होता था और उसकी जो राख होती थी, मतलब अवशेष होते थे, हड्डी बची हुई, तो वो सब उसमें डालकर स्टोर करते थे और उसको घर के अंदर दफनाते थे। ऐसा मानना था कि उसकी आत्मा हमेशा हमारे पास रहेगी। और दफनाने का तरीका क्या है, यहाँ आप देख ही रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे उन्हें दफनाया जाता था। इनाम गांव में मातृदेवी की प्रतिमा, अच्छा उत्तर से दक्षिण दिशा का यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है? तो आमतौर पे आप देखते हैं ना कि जो मरे हुए लोग होते हैं, मतलब मृतक लाश जिसे आप कहते हैं, तो उसको लिटाया जब जाता है जमीन पर, तो उसमें उसका सिर यानी जो सिरहाना है वो उत्तर दिशा में होता है। ज्यादातर भारत के इलाकों में यही करते हैं, उत्तर दिशा में सिरहाना होता है और पैर दक्षिण में होता है। और इसीलिए जिंदा आदमी से हमेशा कहा जाता है कि भाई उत्तर में सिर करके मत सोइए, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के ये अपोजिट हो जाएगा और आपको नुकसान करेगा। तो ये एक साइंटिफिक रीजन इसके पीछे है, इससे ये लोग भी परिचित थे। अब इसके बाद आप देखें, मातृदेवी की प्रतिमा मिली है इनाम गांव से, जो कि पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा है जिसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, दर्शनीय है। मातृदेवी का मतलब यह है कि ये लोग प्रकृति उपासक थे और मातृसत्तात्मक समाज में विश्वास करते थे। मालवा और राजस्थान से हमें गरुड़ शैली में मिली हुई, असल में गरुड़ शैली में बनी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं और ये वृषभ मूर्तिकाएं यानी बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि बैल यानी जो सांड है, दोनों में फर्क होता है, लेकिन यहाँ वृषभ से तात्पर्य है सांड से। तो ये धार्मिक पंथ का प्रतीक था। उस समय के लोग जिस धर्म में विश्वास करते थे, जो कि पुराना सनातन धर्म था असल में, तो उसमें ये लोग इसे पूज्य मानते थे। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखते थे। अब यहाँ थोड़ा सा डायरेक्शन का फर्क है। दक्षिण भारत में और भी स्थान है, जैसे कि ब्रह्मगिरी है, इनके नाम आपने पीछे देखे थे, पिकलीहल है, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर, यहाँ से ताम्रयुगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। और जब पुरातात्विक सर्वेक्षक के तौर पर ये नियुक्त होकर आते हैं तो ये खाली नहीं बैठते हैं, बल्कि और बड़े बड़े काम करते हैं। 1871 का जो समय था उसमें पुरातत्व सर्वेक्षण को भारत सरकार का, मतलब उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, ये तो कन्फर्म है, तो सरकार के द्वारा एक विभाग के तौर पे उसे मान्यता दी गई। आप जानते ही हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव पड़ जाती है कर्जन के ही समय में और बाद में ये अपने पूरे रूप में सामने आता है, अंत में एक विभाग बन जाता है और आज तक बना हुआ है। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत किया गया था। ये कर्जन को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, ये भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है, मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है असल में। और भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये एक स्वायत्तशासी यानी ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्तशासी संगठन है, अपना शासन खुद देखता है। सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त हुआ है। ताम्र संचय की अगर बात करें यानी तांबे के भंडार आप कह सकते हैं, ये गुनगेरिया से प्राप्त हुए, जो कि एमपी में है। भरतपुर पुरास्थल पश्चिम बंगाल में है और यहाँ से ताम्रकाल और नवपाषाण काल दोनों के ही साक्ष्य मिलते हैं। ये सब फुटकर जानकारियां हैं। अब यहाँ से राज्य व्यवस्था शुरू होती है, जिसका कि पार्ट 1 हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ये है पार्ट 2 और यहाँ हम देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। पीछे हमने रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके जो पिछले अधिनियम है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब देखिए, 1793 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी तक में अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर एक अधिक नियंत्रणकारी शक्ति दी। इसमें होता यह है ना कि सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण होता है, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को सारी पावर हस्तगत कर दी जाती है, यानी बाकी जितनी प्रेसिडेंसी है वो उसी के अंडर में हो जाती है, ऐसा चलता रहता है। और इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को दी गई अधिभावी शक्ति का विस्तार किया। कॉर्नवालिस ने अपने पिछले वाले लेक्चर को देखा होगा तो उसमें ये जाना होगा, शर्त रखी थी कि उसे कुछ राइट्स दिए जाएं, मतलब उसकी कुछ डिमांड थी, उसे अगर पूरा किया जाएगा तो ही वो गवर्नर जनरल बनकर भारत में आएगा, अदरवाइज वो अपने ही देश में रहना पसंद करेगा। और सरकार उनकी ये मांगे मान लेती है तो वो भारत आते हैं और अपने हिसाब से शासन करते हैं। तो ये परंपरा आगे भी चलती है। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। कंपनी का जो एकाधिकार था उसको 20 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, यानी वो बधा नहीं है, अनिवार्य उसके लिए नहीं है।
बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो, ये एक शर्त थी। अब इसमें यह भी व्यवस्था थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा, यानी भारतीयों के ऊपर करों का बोझ, इसका यह मतलब है। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, गवर्नर जनरल, गवर्नर, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था, उसके बिना यह नहीं हो सकता था। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई और इसका उल्लंघन करना इस्तीफा समझा जाता था। अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो मान लिया जाता था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उनकी जगह कोई दूसरा आ जाता था। इस अधिनियम ने यह भी निर्धारित किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। तो ये तो हमने पीछे ही देखा कि भारतीय राजस्व से ही सब कुछ यहाँ चलने वाला था, उनकी वेतन, पगार, ये सब कुछ हम ही लोग देते थे। और ये प्रथा चलती है 1919 तक, ठीक, मतलब राजस्व से वेतन देने का जो प्रावधान है वो 1919 तक चलता है। कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को सरकार के आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के बाद ये करने के लिए कहा गया, मतलब इतना उसे देना पड़ता था। तो ये सारे प्रावधान जो हमने देखे, ये चार्टर एक्ट 1893 से जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए 1793 से जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद अगला चार्टर कानून आता है 1813 में, और ये वाला जो चार्टर कानून था इसने कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। पीछे आपने देखा ना कि एकाधिकार को बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पर आते आते भारत में उसका एकाधिकार समाप्त हो गया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारी कर सकते थे। यानी भारतीय व्यापार में हिस्सा लेना हो तो जितने ब्रिटिशर्स हैं वो अपना यहाँ प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को अभी भी बहाल रखा था, यानी चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी और चीन के साथ जो ट्रेड रिलेशन थे उसमें भी सिर्फ कंपनी ही इन्वॉल्व हो सकती थी, कोई दूसरा नहीं। इसके साथ आप देखें, भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया, ये एक बड़ी बात है। और इसने लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से यानी लोगों को इनलाइटमेंट देने के पर्पज से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी। पता नहीं धर्मांतरण जो है वो प्रबुद्ध करने का कौन सा तरीका है, लेकिन यहां पर होता था। और इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए प्रावधान किया। शिक्षित करने के पीछे ऐसा कोई अंग्रेजों का उद्देश्य भलाई वाला नहीं था कि वो पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे थे कि पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो अपना भला सोचेंगे। वो अपने लिए उन्हें यूज करने वाले थे, पढ़ाएं लिखाएंगे, पश्चिमी शिक्षा देंगे और फिर अपना गुलाम बनाएंगे, मानसिक गुलाम। इस अधिनियम ने भारतीय साहित्य के पुनर्जन्म और विज्ञान की उन्नति के साथ साथ भारतीयों के ही नियंत्रण में उनकी शिक्षा हेतु अधिक जिम्मेदारी के लिए वित्तीय अनुदान की मांग की थी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए 1 लाख रुपए के अलग से व्यय करने का निर्णय लिया गया था। ये वाला ना, ये फैक्ट पूछा जाता है कि ऐसा किस चार्टर एक्ट में किया गया। यह शिक्षा हेतु सरकार की जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम था। तो शिक्षा के संबंध में ये पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अगला जो चार्टर एक्ट है वो आता है 1833 में, और पिछले अधिनियमों के तहत जितने भी कानून बनाए गए थे उनको विनिमय कहा गया, या विनियम कह सकते हैं आप। इसमें अधिनियम के तहत, मतलब ये वाला जो एक्ट आता है, इसमें क्या होता है, कानून जो अब आगे बनेंगे या बन रहे हैं उनको अधिनियम कहा जाएगा। पीछे के जो चार्टर एक्ट आते हैं या जो भी एक्ट पीछे के आते हैं उनके द्वारा जो कानून बने उनको विनियम कहा गया, ध्यान दीजिएगा। और इस अधिनियम के तहत अब जो कानून आगे बनेंगे या इसके बाद वाले जितने एक्ट आएंगे उनमें जो कानून बनेंगे उनको अधिनियम कहा जाएगा, ऐसा हो गया। कंपनी के क्षेत्र को कब्जे के लिए या कंपनी को क्षेत्र के कब्जे के लिए चार्टर एक्ट 1813 के तहत 20 साल का पट्टा दिया गया था और राजस्व संग्रह उसके आगे विस्तारित किया गया था। और चीन के साथ और चाय का व्यापार जो था उस पर एकाधिकार बनाकर रखा गया था, तो वो सब कुछ यहाँ पर खत्म कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत एक और अच्छी चीज होती है, मतलब अच्छी बात अंग्रेजों के हिसाब से, कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और ऐसा बनने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले थे। सती प्रथा के निरोध के संबंध में हम इन्हें देखते हैं, तो ये पहले गवर्नर जनरल बने थे भारत के। 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली को शुरू करने का प्रयास किया और कहा कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय, रोजगार इत्यादि से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भेदभाव मिटाने की दिशा में एक सार्थक कदम था, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट की मंशा बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि निदेशक मंडल का विरोध इसमें होता है, देखिए मंशा का जो परिणाम है वो सामने आता है। जो निदेशक मंडल था वो इसका विरोध करता है और प्रावधान को नकार दिया जाता है। इसके बाद 1833 की बात करते हैं, तो चार्टर एक्ट ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया जो उसकी सभी गतिविधियों को समाप्त कर रहा था। और यह प्रदान किया गया, मतलब यह अधिकार प्रदान किया गया कि भारत में कंपनी के क्षेत्रों को महामहिम और उनके वारिस उत्तराधिकारियों के भरोसे में रखा जाएगा। ठीक है, वारिस उत्तराधिकारियों के भरोसे में रखा जाएगा। यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था।
अब यहाँ जो सेंट्रलाइजेशन का कदम था उसमें ये अंतिम कहा जा सकता है। भारत के लिए केंद्रीय विधायिका की शुरुआत होती है क्योंकि इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया था। अब यहाँ ये हुआ ना कि केंद्रीकरण की दिशा में हमने आखिरी कदम बढ़ाया और एक केंद्रीय विधायिका यहाँ से शुरू हो गई। पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारतीय परिषद के रूप में जाना गया। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा गया और उसकी जो काउंसिल हुआ करती थी उसको भारतीय परिषद या भारत परिषद के नाम से जाना गया। गवर्नर जनरल को उसकी कार्यकारी परिषद के आधार पे पूरे ब्रिटिश भारत के संदर्भ में विधायी शक्तियां प्राप्त थी। तो ये सारी ताकत देने वाला 1833 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट और 1793 से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में ये अंतिम था। जितने चार्टर एक्ट आए हैं उसमें ये कैसा है, अंतिम वाला है, ध्यान दीजिएगा। और ब्रिटिश क्राउन के भरोसे पर भारतीय क्षेत्रों का कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी गई और कंपनी के शासन को यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो ये आप पूरा समय देख रहे हैं। अब ये जो अधिनियम था इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ तो कर दिया और इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। ये वो समय था और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले कमेटी को नियुक्त किया गया। तो ये जो मैकाले समिति नियुक्त की गई थी ये समीक्षा करने वाली थी। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया कि विधायी कार्य अलग देखे जाएंगे और प्रशासनिक कार्य जो है उनको अलग देखा जाएगा। एक साथ देखने पर गड़बड़ हो रही है। साथ में परिषद जो थी उसका आकार बढ़ाया गया तो 6 नए सदस्यों को इसमें जोड़ा गया जिन्हें कि विधान पार्षद कहा जाता था। परिषद से जुड़े हुए हैं तो ये क्या है, पार्षद है। और इसका मतलब यह है कि इसने एक अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद को बना दिया जिसे कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। ये केंद्रीय थी विधान परिषद जिसमें कि पहले 6 सदस्य हुआ करते थे, अब 12 हो गए, 6 बढ़ गए तो 6 12 हो गए। और 12 सदस्यों में कौन कौन से लोग हुआ करते थे ये जानना आवश्यक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तो गवर्नर जनरल खुद होता था, दूसरा होता था कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य भी इसमें होते थे। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो व्यक्ति और एक नियमित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो इसमें हुआ करते थे। साथ में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों की स्थानीय सरकार के द्वारा नियुक्त कम से कम 10 साल के कार्यकाल के साथ कंपनी के कर्मचारियों में से 4 प्रतिनिधि। तो इस प्रकार से कुल जोड़ बटोर कर ये 12 सदस्य हो जाते थे। अब इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। अब यहाँ देख रहे हैं ना आप, लोकल लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो इस तरह की स्थानीयता को बढ़ाने की शुरुआत यहीं से की जाती है। परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की जो स्थानीय स्थिति थी, मतलब प्रांतीय आप कह सकते हैं सरकार, तो उसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे। विधि सदस्य ये चौथा सदस्य बन गया। ये जो कानूनी सदस्य था, विधि सदस्य था, ये चौथा सदस्य था। मतदान के अधिकार के साथ ये पूर्ण सदस्य बन जाता है। मतदान का अधिकार है तो भाई आप सदस्य हैं, ये सीधी बात है। इस अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और इसने कहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल से अलग होना चाहिए जो कि पूरे भारत के प्रशासन का प्रमुख होता है। अब तक की स्थिति क्या थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही सब पे आधिपत्य रखता था और बाद में उसी को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऐसे पहले थे। लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि जब पूरे भारत का वो गवर्नर जनरल है तो अकेले बंगाल का ही सिर्फ कार्यभार देखेगा तो फिर काम फंस जाएगा। तो इसके लिए बंगाल के लिए अलग से गवर्नर जनरल होना चाहिए और अब भारत वाला जो गवर्नर जनरल है उसको अलग कर देना चाहिए, वो सबसे ऊपर है, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद आगे बढ़ते, यहाँ देखें आप, निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कमी की गई है। और 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, तो क्राउन का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि डलहौजी की नीतियों से परेशान भारतीय जनता ने विद्रोह कर दिया और उसे आप 1857 के बगावत के तौर पे या पहले स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे देखते हैं। ये कैनिंग के समय में हुआ था। डलहौजी अपना काम करके चला गया, वो चिंगारी जो है वो आग भड़का देती है। अंग्रेजों को उसे दबाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अंग्रेजों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय लोग इतना भयंकर विद्रोह कर सकते हैं। वो तो एकता ही नहीं थी, आपस में सब लड़ रहे थे। नहीं तो अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह की क्रांति खड़ी हुई थी तो उसी समय उन्हें भारत से भागते समय नहीं लगता। लेकिन चूंकि कुछ जो थे वो अंग्रेजों की तरफ हो गए और ज्यादातर लोगों ने साथ नहीं दिया, क्रांति अव्यवस्थित हो गई, लीडर कोई था ही नहीं, तो ऐसे में ये बिखर गया। तो कुल मिलाकर 1857 का जो विद्रोह था उससे अंग्रेजों को एक सीख मिली कि अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए और शासन में आमूल चूल बदलाव करने की आवश्यकता है।
और ऐसे में जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्हें ये लगने लगा कि अब तो ये उपनिवेश हाथ से निकल जाएगा, तो इसको कंट्रोल में करना जरूरी है। तो कंपनी का शासन यहाँ से समाप्त कर दिया और अपनी मुट्ठी में सब कुछ पकड़ने की कोशिश की। तो ये होता है क्राउन रूल का शुरू होना। और सिपाही विद्रोह वही बताया गया है यहाँ पे कि सिपाही विद्रोह को कैसे भी दबाकर बड़ी मुश्किल से दबाया। तो दबाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को यही समाप्त करने का फैसला लिया गया कि भाई ये कंपनी किसी काम की नहीं है, ये तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और इसके बाद भारत सरकार उसके क्षेत्रों राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, मतलब उनके हाथ में हस्तांतरित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की सम्राज्ञी थी और साथ में भारत की भी थी। अब भारत के जितने भी ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र थे उनकी संप्रभु महाराज्ञी बन जाती हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली सीधे भारत पर शासन करने वाले ताज के विरोध में थे, लेकिन उनके साथी सांसद उनके विचारों से सहमत नहीं थे। डिज़राइली का ऐसा मानना था कि क्राउन का सीधा रूल यहाँ पे ठीक नहीं है, ऐसा वो कहते थे, लेकिन उनके सहयोगी ऐसा नहीं मानते थे। और बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में आसानी से पारित हो गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल पारित होने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, तो आप जानते ही हैं, तो बहुमत इनके पक्ष में था नहीं। बहुमत जो था वो क्राउन रूल के पक्ष में था। और इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष विदेशी उपनिवेश बना दिया। अभी तक क्या था, वो एक कंपनी के अंडर में चल रहा था, लेकिन अब सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नाम का जो विवादास्पद नियम पीछे से चल रहा था, डलहौजी के द्वारा इसको इजाद किया गया था, उसे यहीं पर समाप्त कर दिया गया। तो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का अंतिम काम या अंतिम अभियान ये डलहौजी ने ही किया था। बेलेजली के द्वारा इसको किया गया था और बाद में डलहौजी इसमें 4 चांद लगा देता है, यानी तेजी से राज्यों को निगलना शुरू कर देता है। जो प्रिंसली स्टेट थी उन्हें शिकार बनाने लगता है, मतलब जिसके यहाँ कोई अपना पैदा किया हुआ पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र है, तो उन सारे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाइए, ऐसी नीति थी। तो उसको यहाँ पर खत्म किया गया क्योंकि वो असंतोष का कारण बन सकती थी। और वैसे भी अब भारत तो उनके कब्जे में था ही, तो उन्हें डरने की बात नहीं थी। भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम के तौर पे इसे अंग्रेजों ने कहा, और अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम को भारत के वायसराय के तौर पर स्थानांतरित कर दिया। गवर्नर जनरल अब क्या बन गया, वायसराय, और ऐसा बनने वाला कैनिंग पहला व्यक्ति था। क्राउन का वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, इस प्रकार से दिया हुआ है, उनका नाम आप देख ही रहे हैं। और इसने एक नया कार्यालय बनाया। भारत सरकार या भारत के राज्य सचिव भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार के साथ निहित इस कार्यालय में नियुक्त होते थे। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ध्यान दीजिएगा, और वो अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और भारत के पहले राज्य सचिव थे स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली इनका नाम था, इनको आप याद रखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको समाप्त कर दिया गया। और डबल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली थी, उस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां भारत के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी, मतलब वो सारी पावर अब राज्य सचिव के पास चली गई और भारत को राज्य सचिव के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाना था। और इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत की 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। परिषद एक सलाहकारी निकाय थी, सिर्फ वो सलाह देने का काम करती थी, निर्णय सचिव का होता था। अब इसमें आप देखें कि कारपोरेट निकाय के रूप में स्टेट इन काउंसिल के एक सचिव का गठन किया गया, जो कि भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने और मुकदमों को देखने के लिए सक्षम था। देश में प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी। अब चूंकि ब्रिटिश क्राउन ने सीधा कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो अब जब सीधा कंट्रोल आपको करना है और आप खुद उसमें राजा बने हुए हैं, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव ही यहाँ काम करेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव निश्चित तौर पर वो आपके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, यानी अधिकारी होंगे। तो उन अधिकारियों के लिए फिर आपको परीक्षा ऑर्गेनाइज करानी पड़ेगी। तो ये भारतीय सिविल सेवा है, और इसमें भारतीयों की भी भर्ती होने का प्रावधान था। हालांकि भारतीयों के लिए तमाम मुश्किलें थी, उन्हें यथासंभव रोका जाता था घुसने से, तब भी वो घुस ही जाते थे। अब यहाँ आप देखें आगे, यह निर्णय किया गया कि शेष भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों, जिनकी की संख्या 560 से भी ज्यादा थी, देखें आप अच्छी संख्या है, इनको उनकी स्वतंत्र स्थिति प्राप्त होगी, बशर्ते कि वो ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकारें। देखिए कितनी लोमड़ी वाली चाल इन्होंने चली थी। पहले क्या था कि डलहौजी जबरदस्ती दबा रहा था, डलहौजी इस मामले में बेवकूफ था, उसने बलपूर्वक काम लिया और इन्होंने छल पूर्वक लिया। थोड़ा सा लड्डू दिखाया ब्रिटिश जो प्रिंसली स्टेट थी उनको, कहा कि भाई जो पहले आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और इस तरह की गुलामी में जकड़ दिया गया था, आपके राज्यों को छीन लिया गया था, वो सब काम हम नहीं करेंगे, हम बड़े ही उदार इंसान हैं और हम आपको आपकी सारी चीजें लौटा देंगे, बशर्ते कि आप हमारे गुलाम बन जाइए। अब सोचिए, आपकी बात वही है, चाहे आप सीधे कान पकड़िए या घुमाकर पकड़िए, तो वो काम इन्होंने किया। 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रशासनिक मशीनरी को एक बार फिर से ठीक करना, जो कि एकदम से ध्वस्त हो गई थी, और इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण ये अच्छे ढंग से हो सकता था। कहने का मतलब यह है कि इंग्लैंड का सीधा नियंत्रण भारत के शासन पर हो सकता था।
ये चीज है। और भारत में जो शासन प्रणाली थी उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया। अब 1861 में एक परिषद अधिनियम आता है, भारतीय परिषद अधिनियम, और यह ब्रिटिश संसद का अधिनियम था। और इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में काफी बड़े बड़े बदलाव किए जाते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं। 5वां सदस्य एक जोड़ दिया जाता है और अब गृह, सैन्य, कानून, राजस्व और वित्त के लिए 5 सदस्य अलग निर्धारित किए गए। सार्वजनिक कार्यों के लिए 6वां सदस्य ये 1874 में जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा। और इसने भारतीयों के कानून बनाने की प्रक्रिया को, मतलब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने का काम किया और इस तरह से जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं वो शुरू होती हैं। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति में कुछ हद तक भारतीयों का अपना योगदान हो सकता था, लेकिन वो सीमित था। और यह प्रदान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। भले ही भारतीयों को नामांकित किया गया, लेकिन भारतीयों को शामिल करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था। ये गैर सरकारी के तौर पे शामिल होते थे, मतलब जब मन किया तब बाहर उठाकर फेंक दिया और इनकी राय का कोई विशेष महत्व भी नहीं होता था। ये भी एक बात। गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी उद्देश्यों के लिए बढ़ा दिया गया। 6 और 12 अतिरिक्त सदस्यों, यानी गवर्नर जनरल के द्वारा जो नॉमिनेट होते थे उनके बीच में से होना था और 2 साल की अवधि के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। तो ये तो इनकी अपना टाइम लिमिट है, टेन्योर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से कम आधे अतिरिक्त सदस्यों को गैर सरकारी यानी ब्रिटिश या भारतीय होना था। मतलब वो सरकारी नहीं थे। अब वो ब्रिटिश भी हो सकते हैं, भारतीय भी हो सकते हैं। अब यहाँ आप देखें, इनके जो कार्य थे वो सिर्फ विधायी उपाय बताने तक ही सीमित थे। वही सलाह देने वाला काम था, मानना ना मानना अंग्रेजों की मर्जी। अब लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, 1862 में ये काम होता है, 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो एक बार फिर से यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 का सबसे शुरुआती बेसिक अधिनियम था, उसके द्वारा जो सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति शुरू की थी उसको उलट दिया। अब यहाँ 1833 के चार्टर एक्ट के साथ ही वह अपने चरम सीमा में पहुंच गई थी। आप ध्यान से देखेंगे तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहां से केंद्रीकरण करना ब्रिटिश सरकार शुरू करती, कंपनी के माध्यम से ही सही, और वो चलता रहता है नॉन स्टॉप 1833 तक। उसके बाद फिर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, मतलब केंद्रीकरण वाला जो एक केंद्र वाला नियंत्रण था उसको अब यहाँ हल्का करके विकेंद्रीकरण शुरू किया जाता है। और इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त हो गई। हालांकि किसी भी मजबूत साम्राज्य के लिए ये जहर होता है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ही हमेशा अच्छा माना जाता है। हो सकता है कि वो कुछ निरंकुश हो, लेकिन उसके अंदर अच्छाई ये होती है कि वो लंबे समय तक टिक सकता है, टिकाऊ होता है। इसने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया। और स्थापना का जो समय है उसको ध्यान दीजिएगा, बंगाल के लिए 1862, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए 1886 और पंजाब के लिए 1897। वायसराय की परिषद को भारत के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के नियम और आदेश बनाने का काफी बड़ा अधिकार दिया गया। और 1859 में लॉर्ड कैनिंग, उस समय वही वायसराय था, उसके द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को शुरू किया गया और उसे मान्यता मिल गई। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। और इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को, पोर्टफोलियो प्रणाली थी क्या, तो वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया और उसे अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत भी किया गया। मतलब वो एक या एक से ज्यादा विभाग का प्रभारी हो सकता था, ये प्रावधान था। अपने विभागों के मामले के या परिषद के संदर्भ में वो आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। सार्वजनिक राजस्व या ऋण, सैन्य, धर्म, विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है, ये इसमें प्रावधान किया गया। वायसराय या गवर्नर जनरल को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार, मतलब यहाँ भले ही डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है लेकिन जो केंद्रीय तत्व था यानी वायसराय, उसके हाथ में अभी भी अच्छी खासी पावर थी। अंग्रेज मूर्ख नहीं थे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे उन्होंने बिखेरने से नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ प्रांतों को स्वायत्तता दी थी, वो भी एक हद तक, और मूल नियंत्रण अब भी वायसराय के हाथ में था। मतलब अंतिम फैसला वो कभी भी ले सकता था, उसके लिए उसे किसी भी विधान परिषद की सहमति सहयोग की आवश्यकता नहीं। अगर वो चाहे तो अपनी मन की कर सकता है। और गवर्नर जनरल को दी गई अध्यादेश की शक्ति ने उसे पूर्ण शक्तियां दे दी, मतलब निरंकुश ताकत दे दी। आगे देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव भी गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित किसी अधिनियम को भंग कर सकते थे। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो इस मामले में काफी हद तक प्रतिबंधित हो गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को आप देखें तो ब्रिटिश संसद का ही ये अधिनियम था, ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना में और कार्य में तरह तरह के संशोधन किए जाते हैं।
विशेष रूप से अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या को काफी बढ़ा दिया और अपनाए गए नियमों के तहत अब गवर्नर जनरल की परिषद में 9 पदेन सदस्य होते थे। संख्या कितनी होती थी? 9 होती थी एक्चुअली। और इसमें कौन कौन से हैं? तो गवर्नर जनरल है, कार्यकारी परिषद के 6 मेंबर्स होते थे, कमांडर इन चीफ होता ही होता था और प्रांत के प्रमुख भी इसमें शामिल होते थे। इस प्रकार से ये परिषद बनती थी। 6 आधिकारिक अतिरिक्त सदस्य हुआ करते थे और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास उत्तर पश्चिमी प्रांत की जो विधान परिषदें थी वहां से 10 मेंबर आते थे जो कि नॉन गवर्नमेंटल होते थे, मतलब नॉन ऑफिशियल होते थे। पंजाब और बर्मा की विधान परिषदों की स्थापना हो गई तो वहां भी एक एक सदस्य वापस कर दिया गया। अच्छा, पदेन सदस्यों के संयोजन में यहाँ आप देख रहे हैं आधिकारिक सदस्यों ने बहुमत का गठन किया और 1892 में केंद्रीय विधान परिषद में 24 सदस्य थे। संख्या आप देखिए, केवल 5 उसमें से भारतीय थे, तो हमारा उसमें जो रोल था वो बहुत थोड़ा सा था। अब यहाँ एक चीज और है कि सभी प्रांतों में बॉम्बे ने कुछ अपवादों के साथ एक आधिकारिक बहुमत, जबकि कानून द्वारा आवश्यक नहीं था, उसको बना कर रखा। तो ये एक चीज है, आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी को याद करेंगे। और केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार 10 से लेकर 16 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। प्रांतों की विशिष्टताएं आपस में अलग अलग थी। बॉम्बे में 8 अतिरिक्त सदस्य थे, मद्रास में 20 थे, बंगाल में 20 थे और उत्तर पश्चिमी प्रोविंस और अवध वाला जो क्षेत्र था वहां पर 15 थे। एक चीज और यहाँ आप देखें कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन आधिकारिक बहुमत को बनाए रखा। विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि हुई और बजट, जो कि जनहित मामले पर चर्चा करने की शक्ति इत्यादि है, तो उसके लिए 6 दिनों का नोटिस देना पड़ता था, लेकिन कुल मिलाकर उसके कार्यभार में वृद्धि हुई। प्रांतीय विधान परिषदों और बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के कुछ गैर आधिकारिक सदस्यों के नामांकन के लिए यहाँ पर अधिकार दिए गए और राज्यपालों को प्रांतीय विधान परिषदों के नामांकन के लिए प्रदान करता है कि जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों और कक्षों की सिफारिश पर ये सारी चीजें जो हो रही है ना, यहाँ पे आप एक एक करके देखिए। गवर्नर जनरल की अनुमति से विधान परिषदों को नए कानून बनाने और पुराने कानूनों को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। मतलब इतने सारे अधिकार दिए गए। इसमें आप A, B करके इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ना, तो ये सब राइट्स हैं। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इस अधिनियम के माध्यम से ही शुरू होता है। हालांकि अधिनियम में चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ चुनाव शब्द कहीं भी नहीं आया है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस अधिनियम की थी। निर्वाचन प्रणाली यहीं से शुरू हुई थी। अब आ जाइए मर्ले मिंटो रिफॉर्म में, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मर्ले कौन थे? ये भारत सचिव थे और मिंटो उस समय का वायसराय था। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जॉन मर्ले लिबरल सरकार के सदस्य थे। सुधार की आवश्यकता को बल देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड में मर्ले से मुलाकात की थी। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा तथ्य। आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनियुक्ति नाम का जो मुस्लिम अभिजात्य वर्ग का एक समूह था, उसने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और अक्टूबर 1906 में योगदान के मूल्य को देखते हुए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और संख्यात्मक ताकत के अधिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत को यहाँ से लागू करता है, मतलब हिंदू, मुस्लिम और इस तरह से अन्य जो संप्रदाय हैं उनके बीच में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो, मतलब पृथक निर्वाचन का क्षेत्र उन्हें प्राप्त हो, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। और केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की गई। पूर्व जो आधिकारिक सदस्य थे, जो भी ऑफिशियल मेंबर थे, उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या काफी बढ़ गई थी। 16 से बढ़ाकर उसको 60 कर दिया गया था, यानी आकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। जैसी जहाँ की जिस प्रांत की जैसी आवश्यकता थी वैसा इसको रखा गया। मतलब बंगाल में अलग, मद्रास में अलग, बंबई में अलग, इस तरीके से, ठीक। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है नहीं। देखिए, बंगाल, मद्रास, बंबई संयुक्त प्रांत की विधान परिषदों में प्रत्येक में 50 थे, यानी बंगाल में भी 50, मद्रास में भी 50, बंबई में भी 50 और संयुक्त प्रांत की जो विधान परिषद है उसमें भी 50। लेकिन पंजाब, बर्मा और असम की जो विधान परिषद थी वहां पर 30 थे। तो संख्या के आधार पर आमतौर पर होता था या महत्व के आधार पर। अब इसके बाद देखें, विधान परिषदों के सदस्य केंद्र और प्रांतों दोनों में 4 श्रेणियों में होने थे, मतलब उन्हें रखा जाना था। पदेन सदस्य गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य होते थे। उसके अलावा नामित आधिकारिक सदस्य होते थे, जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते थे। निर्वाचित सदस्यों की अगर हम बात करें तो उसे विभिन्न श्रेणियों के द्वारा चुना जाता था और निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। स्थानीय निकायों और वाणिज्य मंडलों से उनका संबंध था। जमींदारों, विश्वविद्यालयों, व्यापारियों के समुदायों और मुसलमानों को इसमें रखा गया था। तो ये था सांप्रदायिक निर्वाचन का खाका। स्थानीय निकायों ने एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जो कि प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करेगा और ये सदस्य बदले में केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो ये चुनाव की प्रक्रिया है। केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत को बरकरार रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद के
गैर सरकारी जो बहुमत है उसको अनुमति दे दी। कुल मिलाकर बात ये होती है कि प्रांतीय परिषदों में एक गैर निर्वाचित बहुमत था, क्योंकि जो कुछ उसमें से गैर सरकारी सदस्य थे उनको मनोनीत किया गया था, तो ये आवश्यक हो गया था। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के विचार विमर्श के कार्यों को बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने इत्यादि की परमिशन थी। विदेश नीति या रियासतों के साथ संबंधों पर किसी तरह की चर्चा की अनुमति नहीं थी। विदेशी मामले अभी भी वो ऑथोराइज थे, मतलब उनको सभी लोग नहीं देख सकते थे। इसने वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव के लिए पहली बार प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए थे, ये ध्यान दीजिएगा। और सत्येंद्र जी को विधि सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया था। 2 भारतीयों को भारतीय मामलों के राज्य सचिव के परिषद में नॉमिनेट किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को शुरू करने वाला मर्ले मिंटो रिफॉर्म था, और इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुना जा सकता था। ये देखिए, यहाँ पर फूट डालने वाली जो नीति है अंग्रेजों की, वो शुरू हो जाती है और उसे आप देख रहे हैं। मतलब अंग्रेजों को एक कमजोर नस चाहिए थी जो कि मिल गई थी। सांप्रदायिकता ये अपने देश में पहले से ही थी और उसका फायदा इन्होंने उठाया। पहले बंगाल का विभाजन किया, वहां से मतभेद पैदा हुआ और वो खाई लगातार ये चौड़ी करते रहे। हम लोग बांटने की कोशिश करते रहे, वो चौड़ी करते रहे और अंत में नतीजा ये निकलता है कि भारत के टुकड़े होते हैं। अब आगे आप देखें कि इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल जो मुस्लिम मतदाता थे वही चुन सकते थे, और अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया। और सांप्रदायिकता जैसी चीज को अगर आप वैलिड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाद में हद यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो दलितों के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। वो तो गांधी जी इतना लंबा अनशन करते हैं और बड़े पैमाने पर कुल मिलाकर विरोध होता है, उसमें गांधी जी अकेले नहीं थे, बाकी जो लीडर थे वो भी योगदान दे रहे थे। तो अंत में अम्बेडकर कहीं जाकर मान जाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में यहाँ समझौता हो जाता है, तो अलग बात है, वो आगे की चीज़ है, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ फिलहाल हम मर्ले मिंटो रिफॉर्म को देख रहे थे। तो सांप्रदायिकता को यहाँ वैध किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाता है, और प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। पहले इन्होंने क्या किया, धर्मों के बीच में फूट डाली ताकि देश टूटे, और उसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था उस समय बहुत प्रबल हो गई थी, यानी जो शूद्र वर्ण था उसका बहुत शोषण होता था, तो उसका फायदा लिया। देखा कि शूद्रों में असंतोष है तो उन्हें भड़काने की कोशिश की, और शूद्रों में असंतोष इसलिए था क्योंकि उन्हें अम्बेडकर जैसा एक कुशल नायक मिल गया था, तो उन्हें कम से कम ये पता लगा कि उनके अधिकार क्या है, उन्हें कुचला जा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें मिली। तो दमन से वो मुक्ति पाना चाहते थे, और इसीलिए वहाँ पे उनकी भावनाओं को उकसाने, उनकी भावनाओं का गलत फायदा उठाने का काम अंग्रेजों ने किया। तो वो कम्युनल अवार्ड वाला सिस्टम आप देखते हैं, बाद में हालांकि वहाँ समस्या सुलझ जाती है। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे और उत्तर प्रदेश में जो सामान्य ज्ञान की चीज़ें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसे देखेंगे। अभी देखिए ये अधिनियम वाला पूरा नहीं हुआ है, पॉलिटी में हम जब आगे देखेंगे ना तो उसमें हम माउंटेग्यू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और आगे के जितने अधिनियम हैं वो सब देखेंगे। फिलहाल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है, चित्र भी बना है। तो आगरा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ लेदर प्रोडक्ट जो है उसके लिए ODOP का इसको दर्जा मिला हुआ है। अमरोहा को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र के लिए, विशेष रूप से ढोलक के लिए। अलीगढ़ को ताले और हार्डवेयर दोनों के लिए। औरैया को दूध प्रसंस्करण और देसी घी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। दूध प्रसंस्करण का मतलब यह है कि दुग्ध उत्पाद आप बना रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से घी के उत्पादन के लिए। जौनपुर का ऊनी गलीचा है, ये दरी कही जाती है। और झांसी का सॉफ्ट टॉयज है। इसके अलावा कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण में बनाना, मतलब केले से संबंधित चीजें। कन्नौज का इत्र है ही है, वो आप जानते ही हैं। और आगे चलते हैं, देखिए आजमगढ़ की काली मिट्टी की कलाकृतियां हैं। कुशीनगर का केला फाइबर प्रोडक्ट है, केले के रेशे से बनने वाले तमाम चीजें, कपड़े बनते हैं। वस्त्र उत्पादन के लिए अम्बेडकर नगर, और एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए कानपुर देहात। और अमेठी का मूंज उत्पादन है, ठीक है। मूंज से बनी हुई जो टोकरियां होती हैं काफी खूबसूरत होती हैं, इन्हें बिनना एक अपने आप में कला है। इसके बाद कानपुर नगर का लेदर प्रोडक्ट है, चमड़ा उत्पादन। गुड़ के मामले में अयोध्या, और कासगंज की जरी जरदोजी, यहाँ आप देख रहे हैं। बदायूं का भी जरी जरदोजी, लेकिन दोनों की बनावट में फर्क है। ये ध्यान दीजिएगा कि जरी जरदोजी है तो दोनों के लिए एक कैसे हो सकता है, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, यानी एक जिले के लिए एक ही उत्पाद होगा। तो ऐसा नहीं है कि वहां उत्पाद समान है, बस जरी से दोनों बन रहे हैं तो इसलिए दोनों को जरी जरदोजी कहा गया, लेकिन दोनों की कलाकृति बनाने के तरीके में अंतर है। यहाँ आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी का ट्राइबल क्राफ्ट, यानी जनजातीय शिल्प है, जनजातियों के द्वारा जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाई जाती हैं। बागपत का होम फर्निशिंग है। ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी है। और बहराइच का गेहूं डंठल से बनने वाला प्रोडक्ट है, गेहूं के जो डंठल होते हैं उससे तमाम चीजें। लखनऊ की चिकनकारी और जरी जरदोजी यहाँ की भी है, लेकिन उसकी बनावट अलग है।
महाराजगंज के फर्नीचर है, मेरठ की खेल सामग्री है, स्पोर्ट्स के बहुत ही उम्दा क्वालिटी के सामान यहाँ मिलते हैं। गौरा पत्थर, ये आपका गौरा स्टोन क्राफ्ट है असल में, मतलब देखें आप किस तरह की कलाकृतियां बनती हैं। यहाँ दूध पीता हुआ बछड़ा और गाय, इस तरह की मूर्तियां, तो ये सब प्रचलित है महोबा में। काष्ठ कला बस्ती की प्रचलित है, और बलिया की बिंदी उत्पादन जो टिकुली प्रोडक्शन है, ये देखिए बिंदी से थोड़ा भिन्न होता है। बिंदी तो एक सामान्य होती है कि वेलवेट का होता है आमतौर पे, और पीछे उसके गोंद लगा रहता है, आप ऐसे चिपका लेते हैं। लेकिन जो टिकुली होती है ना, उसमें पीछे गोंद लगाना पड़ता है, मतलब वो गोंद अलग होता है। और टिकुली एक आभूषण की तरह से होती है, उसमें जेम स्टोन्स लगे हो सकते हैं या ऐसे स्टोन वर्क किया हुआ हो सकता है, वो ऐसे रखा रहता है और उसको आप ऐसे उठा के अपने माथे पे चिपकाएंगे और गोंद का इस्तेमाल करेंगे। टिकुली का मतलब ये होता है, ठोस होती है, तो उसके लिए बलियां। बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन दालों के मामले में बलरामपुर की दाल, और मिर्जापुर का कालीन, लेकिन कालीन की बनावट अलग अलग है। मैनपुरी का तारकशी, तारकशी मतलब तार से यहाँ पे कलाकृतियां उकेरी जाती हैं, कढ़ाई। मुरादाबाद का धातु शिल्प, मेटल क्राफ्ट, यहाँ आप बारहसिंगे को देख रहे हैं। शजर पत्थर का जो शिल्प है, क्राफ्ट है, वो प्रचलित है बांदा में। और काष्ठ कला बिजनौर की भी प्रचलित है। सैनिटरी फिटिंग के लिए मथुरा को जानते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। मुजफ्फरनगर का गुड़, मऊ का वस्त्र उत्पाद, पावरलूम, पहले हैंडलूम था, अभी पावरलूम हो गया उसी की जगह पे, तो यहाँ का जो हथकरघा उद्योग है वो काफी फेमस है। इसके बाद आप चंदौली में चले जाएं तो वहां भी जरी जरदोजी, लेकिन डिजाइन अलग है। सिरेमिक उत्पादों के लिए बुलंदशहर है, वस्त्र उत्पादन के लिए बाराबंकी है। है बिजनौर की काष्ठ कला को हमने देखा था। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कितने सुंदर खिलौने। सजावट के सामान के लिए, डेकोरेटिव पीस के लिए देवरिया प्रचलित है। प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण में आंवले के लिए नाम जाना जाता है। आंवले का यहाँ पे भरपूर उत्पादन होता है, आप जानते ही हैं। तो आंवले से तरह तरह की चीजें, मुरब्बा और जितनी भी है, कैंडी, चटनी और आंवले के अचार इत्यादि, वो सब चीजें। मूज उत्पादन के लिए प्रयागराज को भी जाना जाता है, लेकिन मूज के जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े अलग प्रकार के हैं। इसके बाद आप इटावा और रायबरेली को देखिए। इटावा का वस्त्र उद्योग है और रायबरेली की काष्ठ कला है। एटा का घुघरू घंटी, पीतल, मतलब पीतल के तरह तरह के सामान। और रामपुर का क्या है, तो यहाँ के पैच वर्क और एप्लिक वर्क, जरी के पैच वर्क, ये सब प्रचलित है। ये सब हमने देखा। फर्रुखाबाद की वस्त्र छपाई और संत कबीर नगर यानी मगहर का ब्रॉस बेयर। फतेहपुर का बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क है। जरी जरदोजी, ये शाहजहांपुर में भी फेमस है। लौह कला शामली की है। फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद, सिर्फ चूड़ियां ही नहीं बल्कि और भी चीजें। और गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड गारमेंट काफी फेमस है। गाजीपुर की जूट वाल हैंगिंग काफी प्रसिद्ध है। श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प बहुत प्रसिद्ध है। सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, ये आप देख रहे हैं कितनी सुंदर नक्काशी है। अब गाजियाबाद में चले आए तो यहाँ पे इंजीनियरिंग का जो गुड्स है वो मिलता है, मतलब जो कच्चा सामान है वो मिलता है। संभल की बात करें और उसका प्रसंस्करण भी होता है। संभल में हैंडीक्राफ्ट, मतलब हॉर्न बोन जो होती है उससे बनने वाले, जो हॉर्न बोन का मतलब समझ रहे हैं, सींगों से बनने वाले जो चीजें हैं, सामान है, वो यहाँ पर। गोडा में फूड प्रोसेसिंग यानी पल्सेस, दालों का यहाँ भी प्रसंस्करण होता है। दाल प्रसंस्करण के मामले में हमने पीछे भी देखा था। काला नमक चावल के लिए सिद्धार्थनगर। और गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है। यहाँ आप देख रहे हैं कितनी सुंदर कलाकृतियां हैं। सीतापुर के भी कारपेट को ही हम लोग जानते हैं, दरी होती है और उस पर ऐसे चारखाना बना रहता है। हापुड़ में होम फर्निशिंग का सामान मिलता है। सोनभद्र का भी कालीन, लेकिन इसकी आप देख रहे हैं कि जो बनावट है वो दुसुत्ती जैसी है। दुसुत्ती की कढ़ाई आपने की होगी तो वो आप जानते होंगे, वैसी बनावट इसमें होती है। और इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें हरदोई, तो हरदोई का हैंडलूम है। सुल्तानपुर का मूज प्रोडक्शन है। मूज के यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़ा सा, जो प्रयागराज वाले प्रोडक्ट हैं उनसे डिजाइन और आकार छोटा होता है। उन्नाव का जरी जरदोजी है। और बनारस का तो बनारसी साड़ी है ही है, जो कि रेशम से बनती है और इस पर जरी से काम किया जाता है। और जरी के जो तार हैं वो जब कीमती साड़ी होती है तो सोने के बने होते हैं। जालौन का हस्त निर्मित कागज कला है। हमीरपुर के जूते हैं और हाथरस की हींग है। तो ये सब आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हिंदी शुरू होती है और इसका भाग 5 हम विलोम में घुसे जा रहे हैं। देखिए इसमें जन्म, ये आप देख रहे हैं ना, शब्द और विलोम दिया है, इसमें कॉलम बना हुआ है। तो जन्म का मृत्यु होता है, जय का पराजय होता है, जरूरी का गैर जरूरी होता है, या बेकार भी आप कह सकते हैं। थल का जल होता है या जल का थल आप कह लीजिए। जल्दी का देर से होता है, जल्दी जल्दी का धीरे धीरे होता है। इसके बाद जवानी का बुढ़ापा, जागने का सोना, जातीय का विजातीय, जानकार का अनजान, जागरण का सुषुप्ति या निद्रा, जाति का विजाति हमने पीछे देख लिया। जारज का औरस, जाना पहचाना का अजनबी, जानदार का बेजान, जालिम का रहम दिल, जितेंद्रिय का अजितेंद्रिय। और इसके बाद आप देखें जीत का हार, जीर्ण का अजीर्ण, जीवन का मरण, जीवित का मृत, जुड़ा का अहलदा या फिर बिछुड़ा भी कह सकते हैं आप, जेय का अजेय, जोरदार का हल्का, ज्ञात का अज्ञात, ज्ञान का अज्ञान या भ्रम, ज्ञानी का मूड या अज्ञानी दोनों हो सकता है। इसके बाद ठंडे का गर्म, ठोस का पोला, खोखला तरल, ये सब हो सकता है। ज्वार का भाटा, तंदुरुस्त का कमजोर, तकलीफ का आराम और तद्वत का अतद्वत। इस तरीके से हम देख रहे हैं। तप्त का शीतल, तम का प्रकाश, तर का शुष्क।
तरल का ठोस, तरुण का वृद्ध, तर्क का वितर्क, तर्कपूर्ण का कुतर्कपूर्ण, तर्क संगत का अतर्क संगत, ताजा का बासी, ताप का शीत, तामसिक का सात्विक, तालीम याफ्ता का जाहिल, तालीम याफ्ता मतलब पढ़ा लिखा, जाहिल मतलब निरक्षर, तिक्त का मधुर और तिमिर का प्रकाश, तीव्र का मंद, तुकांत का अतुकांत, तुच्छ का महान, तुल्य का अतुल्य, तृप्त का अतृप्त होता है। ठीक, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अ उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। तृप्ति का तृष्णा होता है, वैसे अतृप्ति भी आप लिख सकते हैं। तेज का मंद होता है मोटे तौर पे, हल्का भी आप लिख लीजिए। थोड़े का बहुत होता है, अधिक भी लिखिए। दंड का पुरस्कार विलोम होता है, दक्ष का अदक्ष होता है या नौसिखिया भी आप कह सकते हैं। दब्बू का दबंग होगा और दरिद्र का धनी हो जाएगा, धनाढ़ भी आप लिख सकते हैं। दागी का बेदाग हो जाएगा, दलित का अदलित, निर्दय का सदय और दक्षिण का वाम होता है, उत्तर भी आप लिख सकते हैं दिशा के तौर पे। इसके बाद आप देखिए दमनीय का अदमनीय, दक्षता का अदक्षता और दर्शनीय का अदर्शनीय, दाह्य का अदाह्य, दिन का रात, दिनांकित का अदिनांकित। ये क्रम से चल रहा है और देख लीजिए। इसके बाद दिलेर का कायर, यहाँ आप देख रहे हैं दिलेर का कायर, दिवा का रात्रि, दीर्घकाय का कृशकाय, कृशकाय मतलब पतला दुबला, दीर्घकाय मतलब लंबी चौड़ी काया, दीर्घायु का अल्पायु, दुआ का बदुआ और दुख का सुख होता ही है, दुखद का सुखद, दुखदायक का सुखदायक, दुखमय का सुखमय, दुराचार का सदाचार, दुराचारी का सदाचारी और दुरुस्त का गलत। दुरुस्त मतलब होता है सही। दुर्गति का सुगति होता है, दुर्जन का सज्जन होता है, दुर्बल का सबल होता है, दुर्लभ का सुलभ होता है, दुष्कर का सुकर होता है, दुष्ट का सज्जन होता है, दुष्परिणाम का सुपरिणाम और दूर का निकट या पास दोनों हो सकता है, दूरदर्शिता का अदूरदर्शिता। इसके बाद दूरदर्शी का अदूरदर्शी, दूषित का अदूषित, स्वच्छ दोनों हो सकता है, दृढ़ का अदृढ़ आप देख रहे हैं, देखा का अनदेखा, देनदार का लेनदार, देय का अदेय, देव का दानव, देश का विदेश, देशभक्त का देशद्रोही, देही का विदेह होता है, अदेह भी आप लिख सकते हैं, दोष का गुण और द्रुत का मंथर, द्रुत मतलब तेज और मंथर मतलब धीरे धीरे। करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर घटनाक्रम दिया है और उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है जितना आपके काम का है। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये 14 साल के हैं, भरत सुब्रमण्यम। 9 जनवरी 2022 को 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब इनको मिला है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे बस। इसके बाद आप देखें विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023, बहरों का मतलब बहरे लोग जो है दृष्टि, यहाँ पे श्रवण बाधित इन्हें कहना चाहिए, तो श्रवण बाधित जो लोग हैं उनका ये T20 मैच था। और भारतीय खेल परिषद को 10 से 20 जनवरी 2023 तक केरल में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी जो IC, यहाँ आप इसकी समिति का शॉर्टकट भी देखिएगा ICSD, इससे परमिशन मिल गई है। और यह चैंपियनशिप होगी कहाँ पर? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में से खेला जाएगा और ये होगा 2023 में। तो ये एक अच्छी बात है, इसे आप देखें, नए तरीके की पहल है। विश्व रैपिड चैंपियनशिप को देख लीजिए और ये रैपिड चैंपियनशिप का संबंध किससे है? शतरंज से है। 2021 का ये टूर्नामेंट था। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुल सत्तोरोव, इन्होंने रूस के इयान नेप्रोचेची को हराकर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को जीता था। मतलब कुल मिलाकर इसमें जो नोदिरबेक हैं ये विजेता थे। यूनेस्क सनराइज इंडिया, ये आप नीचे देख रहे हैं ना, ये ओपन टूर्नामेंट था। लक्ष्य सेन भारत के जो है, इन्होंने 16 जनवरी 2022 को इसे जीत लिया था और पहला सुपर 500 खिताब हासिल करने वाले ये व्यक्ति बने। इन्होंने पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के लो किन यून को शानदार मतलब हराया था और उन पर शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए पुरुष एकल जो इसमें हुआ था ना, इसमें तो लक्ष्य सेन जीते थे, यहाँ दोनों नाम देख लीजिए, ये भारत के थे। महिला एकल में थाईलैंड की महिला है, इनका नाम है बुसानान ओंगब्रामगॉन फान, तो इनका नाम थोड़ा सा विचित्र है, ये थाईलैंड की रहने वाली है, तो इन्होंने खिताब जीता था। ये पुरुष और महिला दोनों वर्ग में होती है। इसके बाद इंडिया स्किल्स 2021 को आप देख रहे हैं। ये जो कंपटीशन था ये नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ और इसको आयोजित करने वाली जो संस्था है वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। प्रतियोगिता में करीब 270 विजेता थे, 61 स्वर्ण, 77 कांस्य, माफ कीजिए 77 रजत और 53 कांस्य, इसके साथ 79 उत्कृष्टता पदक, इन सब का सम्मान अलग अलग खिलाड़ियों को दिया गया। और विजेता राज्य जो थे उसमें ओडिशा पहले नंबर पर था 51 पदक के पदक तालिका में 51 पदकों के साथ। 10 स्वर्ण इसने जीते थे, 18 रजत और 9 कांस्य, 14 पदक इसके अलावा। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था 30 पदकों के साथ, 8 स्वर्ण इसने जीते थे। और केरल राज्य तीसरे नंबर पर था 25 पदकों के साथ, 8 स्वर्ण इसने जीते थे। तो ऐसा इसमें आप देख रहे हैं, जो टॉप 3 है उनका नाम दिया हुआ है। और भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता के विजेताओं को अक्टूबर 2022 में शंघाई चीन में विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, ये बड़ी बात है। इसके बाद आप देखिए अंडर 19 एशिया कप 2021, तो दुबई में आयोजित हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से भारत ने हरा दिया और अंडर 19 जो ये एशिया क्रिकेट कप है उस पर कब्जा कर लिया।
इसके बाद बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को आप देख रहे हैं, तस्नीम मीर के द्वारा नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल का जो खिताब था उसमें नंबर 1 मतलब वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। और ये कहना होगा कि इस मामले में ये पहली भारतीय महिला बनी है या पहली भारतीय बनी है, या आप देखें इसमें बड़ी बात है। और इनका नाम क्या है? तस्नीम मीर। इसके बाद सैयद मोदी बैडमिंटन 2022, इसमें भारतीय शटलर है पीवी सिंधु, आप जानते ही हैं। इन्होंने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता और सिंधु ने अपनी साथी भारतीय मालविका बंसोड़ को हरा दिया था। 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब इन्होंने जीता है। और 2022 देखिए इसका टूर्नामेंट का जो समय है 18 से लेकर 23 जनवरी 2022 तक ये हुआ था। बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम जो था वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। विराट कोहली कप्तानी छोड़ दिए हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1-2 से टेस्ट सीरीज जब हार गए तो उसके एक दिन बाद 15 जनवरी 2022 को ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम जो है उससे इस्तीफा दे दिए और टेस्ट कप्तान के तौर पे इन्हें 2014 में नियुक्त किया गया था, तो वहां से ये कप्तानी छोड़े। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये लखनऊ में स्थापित की गई है और 2022 का यहाँ आप नीचे देखें एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट, इसमें पुरुष वर्ग में जो विजेता है उनका नाम है गेल्स मोनफिल्च और ये फ्रांसीसी टेनिस खिलाड़ी है। 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल वन के ये पुरुष एकल स्पर्धा में जीतने वाले और इन्होंने रूस के कॉरन खचानोव को हरा दिया है और ये इनके करियर का 11वां एटीपी खिताब है, ये ध्यान दीजिएगा, लगातार जीत रहे हैं। महिला वर्ग में किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलियन है, इनका नाम है एशले बॉर्टी और इन्होंने कजाकिस्तान की एलिना रेबाकिना को हरा दिया है और दूसरी बार इन्होंने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। महिला राष्ट्रीय, यहाँ आप देखें नीचे, महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसमें लद्दाख की महिला टीम ने हिमाचल को हरा दिया था और 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया था। नेक्स्ट यहाँ आप देख रहे हैं मेलबर्न समरसेट 1 ये 2020 का टूर्नामेंट है। आयोजन इसका 4 से लेकर 9 जनवरी 2022 को हुआ था। पुरुष और महिला प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की गई थी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा आप देखिए इसमें पुरुष एकल श्रेणी में खिताब कौन जीतता है। विजेता इसमें रहते हैं राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं और इनके उप विजेता है मैक्सिम क्रेसी। मैक्सिम क्रेसी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो राफेल नडाल इसमें कुल मिलाकर जीते थे और महिला एकल श्रेणी में सिमोना हॉलेप ये रोमानिया की है, इन्होंने विजय हासिल की थी और उप विजेता रही थी वेरोनिका जो कि रूस की रहने वाली। इसके बाद एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 को आप देख रहे हैं। 20 जनवरी 2022 को नवी मुंबई में और पुणे में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत ने इसकी मेजबानी की थी, ये बड़ी बात है। इसके बाद राष्ट्रीय वायुसेना खेल नीति का एक मसौदा जारी हुआ है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय वायु खेल नीति, यहाँ आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय वायु खेल नीति को प्रारूप दिया है और ये 2021 में जारी हुआ। मतलब पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। किस चीज का ड्राफ्ट है ये? राष्ट्रीय वायु खेल नीति का। और इसका विजन 2030 तक भारत को शीर्ष वायु खेलों में देश में, यहाँ आप देखें, भारत को शीर्ष वायु खेल देशों में से एक बनाना है। अभी तक एयर वाली फील्ड में हम लोग उतने मास्टर नहीं है, तो उस क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाना, ये इसका उद्देश्य है। और एक सुरक्षित, किफायती, सुलभ, सुखद और टिकाऊ वायु खेल पारितंत्र उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को सर्वोच्च शासी निकाय के तौर पर स्थापित किया जाएगा। अच्छा अब यहाँ देखिए पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान जो है इसको 7 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया। मतलब 7 जनवरी 2022 को भाग लेने वाली टीम का नई दिल्ली में अभिनंदन किया गया और अभिनंदन करने वाले व्यक्ति थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। इसके बाद आईपीएल टीम जो लखनऊ की है उसके नाम में बदलाव किया गया और लखनऊ की आईपीएल फ्रेंचाइजी जिसका कि स्वामित्व संजीव गोयनका के पास है, इसका नाम चेंज कर लिया गया और इसका नाम रखा गया लखनऊ सुपर जायंट्स। नाम थोड़ा सा तड़के वाला होता है, मतलब अच्छा होता है देखने में या थोड़ा रोचक लगे ऐसा होता है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी केएल राहुल को लखनऊ टीम का कप्तान बनाया गया है। आईपीएल का नया प्रायोजक कौन है ये आप देख लीजिए। तो आईपीएल का नया प्रायोजक यहाँ पे है टाटा समूह। इसने चीनी मोबाइल निर्माता विवो को 2022 और 2023 के सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के शीर्ष प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी खुद जगह ले ली है उसकी। तो अच्छी बात है, टाटा समूह यानी अपनी देशी कंपनी। और सिडनी टेनिस क्लासिक, इसमें टेनिस में असलान करातसेक इन्होंने एंडी मरे को हरा दिया है। ये देखिए एक बड़ी बात, एंडी मरे को इन्होंने क्या किया? हरा दिया। और सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल में पुरुषों का एकल जीत लिया है। और महिलाओं की अगर बात करें तो स्पेन की है पाउला बडोसा, इन्होंने चेक रिपब्लिक की बाराबोसा को हरा दिया। तो यहाँ तक हमने ये टेबल के फॉर्मेट में कंप्लीट किया है। वन लाइनर भी कुछ देख लीजिए। 17 जनवरी 2022 को अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक संभावित ड्रोन हमले में एक विस्फोट हुआ था जिसमें कि 3 तेल के टैंकर बर्बाद हो गए। तो तेल की कीमत वैसे ही आसमान पे है, अभी तेल के टैंकर नष्ट हो रहे हैं।
इसके बाद पंजाब में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अभियान किया गया था, मतलब यात्रा पर वो थे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई थी, वो हाईवे पे ऐसे ही जाम में फंसे रहे, तो उसमें चूक के मामले की जांच हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2022 को एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता करने वाली पूर्व न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा जी होंगी। इसे आप देख रहे हैं। सऊदी अरब देश के संगठन के द्वारा यमन के सादा क्षेत्र में, सादा रीजन जो है, वहां पर हवाई हमले किए गए। आजकल पूरी दुनिया भर में अशांति चल रही है। 1 से 12 जनवरी 2022 तक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कला उत्सव 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसमें डेट इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय कला उत्सव को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2015 में शुरू किया था। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कला उत्सव का प्रायोजक कौन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए 29 दिसंबर 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी ने अपने डिजिटल पहुंच को बढ़ाने के लिए और अपने प्रयास के तहत डिजी जोन नाम का जो परिसर है उसका इनॉग्रेशन किया है। वैज्ञानिकों ने एक नए समूह, मतलब एक समूह में नए ग्रह की खोज की है जिसका नाम है TOI 2180b। ये नया नाम इसका रखा गया है। और ये नया ग्रह जो है ये बृहस्पति ग्रह से, यहाँ ग्रह नहीं होगा, ये ग्रह होगा असल में, बृहस्पति ग्रह से लगभग 3 गुना बड़े आकार का है। बृहस्पति खुद ही जाइंट कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है, क्योंकि वो सौरमंडल में बहुत बड़े साइज का दिखाई देता है। और यही वजह है, बृहस्पति सरीखे एक भारी भरकम ग्रह के होने की वजह से बाकी जो ग्रह है उनका अस्तित्व छोटा ही रह गया। और जो गोल्डीलॉक्स जोन और आप देखते हैं ना कि जीवन की संभावनाएं, वो भी बृहस्पति ही खाता जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। 3 गुना बड़े आकार का है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। जनवरी 2022 में भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है यानी IMD, उसने 147वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पे बेहतर अनुसंधान और परिचालन व्यवस्था के विश्लेषण हेतु 4 डॉपलर मौसमी रडार राष्ट्र को समर्पित किए। और ये राष्ट्र को समर्पित किसने किया? तो भाई मंत्री लोग करते हैं, तो यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी का नाम है। अब इन्होंने बेहतर अनुसंधान परिचालन विश्लेषण के लिए लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, ये 4 जगह हैं जहां पे डॉपलर मौसम रडार को नियुक्त करने की बात की। उत्तर प्रदेश में बांदा का जो लोखरी गांव है, वहां पे एक मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई 10वीं शताब्दी की बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर मूर्ति को भारत में फिर से वापस लाया जा रहा है। ठीक है, तो भारत में अपनी चीजें रिटर्न होनी शुरू हुई हैं। अब बड़ी बड़ी चीजें भी वापस आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ देखिए आप नीचे, लंदन में भारतीय उच्च आयोग ने 1980 के दशक के आसपास लोखरी में एक मंदिर से अवैध रूप से इसे हटा दिया था और इसकी बरामदगी हुई है और इसे स्वदेश भेजे जाने की घोषणा हुई है। तो ये भारतीय उच्च आयोग का अपना इसमें प्रयास था। कुल मिलाकर ये भारत आ रही है। और योगिनी का मतलब ये है कि ये काली देवी का ही एक रूप होती है। योगिनी 64 योगिनी का मंदिर आपने देखा है ना, ये महाविद्याएं होती हैं और इनके सिर पर बकरी का सिर लगा है, मतलब चमत्कारी वहां पर जो माहौल है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया गया और जुलाई 2021 से ये पारित हो जाएगा। ये एक बड़ी बात है। अरुणाचल प्रदेश सरकार अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका पर्पज है। जनवरी 2022 में भारतीय टेनिस इतिहास की सबसे सफल महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने 2022 सीजन के अंत में खेल से संन्यास लेने का फैसला किया है। और भारत और डेनमार्क ने एक ही बैठक में हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने की सहमति दर्ज की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मोबाइल एप्लीकेशन सारथी, जो कि निवेशकों की समझ संवर्धन हेतु लॉन्च किया गया है, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया। मतलब इसे सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक मोबाइल ऐप है, इसे आप देख रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री है, इनका नाम है प्राजक्ता कोहली। ये UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है। ये बड़ी बात है, भारत की पहली है इस प्रकार की। 16 जनवरी 2022 की हम बात करें तो भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ के अवसर पे स्मारक डाक टिकट मनसुख मंडाविया ने जारी किया। 16 जनवरी 2022 को इसे जारी किया गया। और नई दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महान स्वतंत्रता सेनानी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 23 जनवरी 2022 को नेताजी का जो जन्मदिन की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, 125वीं जयंती थी, उसके मौके पर मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ग्रेनाइट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ग्रेनाइट की प्रतिमा जो है वो ज्यादा स्थायी रहेगी लंबे समय तक। इसके बाद आप देखें जनवरी 2021 की बात है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने यमुनानगर जिले की आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 2 राज्यों के बीच में यह समझौता हुआ है। ये बांध हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास में स्थित है, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों में आता है। ये बांध पौराणिक और ऐतिहासिक नदी है, विशेष रूप से पौराणिक है, पुराणों में जिक्र है, सरस्वती नदी, उसका कायाकल्प करने का काम करेगा। क्योंकि पानी रहेगा तो ही नदी जिंदा रहेगी, तो पानी उपलब्ध कराएगा यह नदी को और पुनर्जीवित करने के साथ साथ भूजल स्तर को बढ़ाने में भी सहयोग करेगा।
अब अगली न्यूज आपको बताती है कि भारत की शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने अंकशास्त्र के सबसे बड़े पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अंकशास्त्र के क्षेत्र में अब तक का जो पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके तौर पे हम इसे देखते हैं। अच्छा, ये देखिए कि इस पहल का आयोजन चौधरी न्यूमेरो प्राइवेट लिमिटेड यानी CNPL और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमेरोलॉजी के द्वारा किया गया था। तो इसमें सौजन्यकर्ता का नाम हो सकता है कि पूछा जाए। स्टार रेटिंग सिस्टम को शुरू करने वाला मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये पूछा जा सकता है कि सिस्टम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। जनवरी 2022 में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर तैयार करने की घोषणा की है। अभी तैयार नहीं किया है, घोषणा की है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक बीजिंग में आयोजित किया गया। तो ये हो चुका है, डेट इसकी यहाँ आप देख सकते हैं। जनवरी 2021 में पेरू देश की सरकार ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है, जो कि 90 दिनों तक चलेगा, 90 दिनों तक। हाल ही में मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने रबर फिग वृक्ष, जिसे कि फिकस इलास्टिका कहा जाता है, इसका ये वानस्पतिक नाम है, इससे बने हुए लिविंग रूट ब्रिज, मतलब जो जीवित जड़ों से बना हुआ पुल होता है, उसके लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है। तो ये टैग इसे मिलना चाहिए। कुल मिलाकर मेघालय में ये जो जैविक पुल है, इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा कि ये जो पौधे की जड़ें हैं, लचीली जड़ें हैं, उनके सहारे बनाया गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस डाटा को कंप्लीट किया है। इस मॉड्यूल में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।